एक ने ऐसे धक्का दे दिया तो फ्रैक्चर हो गया शोल्डर में, क्योंकि इतना कमज़ोर था। और एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था, ऐसे ऐसे खोल भी नहीं सकता था मैं मुंह। ये कब की बात है? मतलब कितने साल के होंगे आप? स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती थे या आप डायरेक्ट मतलब हमारी तरह? सब हंसते थे, सब बोलते थे पागल है। और मैं सच बताऊं, जब मैं अखाड़े में आया ना, जो सीनियर पहलवान होते थे ना, मुझे ना सोने कमरा देते थे वहाँ पे, क्योंकि कोई डीसीपी का खास है, कोई किसी का खास है, कोई किसी का खास है, मुझे पता नहीं था। यूनिफॉर्म गलत पहन लिया या कोई चीज़ हो गई या आप टाइम पे नहीं पहुँचे या कुछ ऐसे हो गया, तो वो सारा एक ऐसे रहता था कि वो सपोर्ट कम करते थे वो उसमें। मतलब जैसे मान लो मैं खेल रहा हूँ तो सब शिकायत करते थे कि जी वो तो आपके बारे में कुछ बोल रहा है, जी वो तो गलत काम करता है, जी वो तो कुछ करता है। कहते हैं ना कि वो रामायण है ना, रामायण केकई जी के उससे नहीं हुआ, रामायण मंथन की उससे हुआ। लेकिन संग्राम भाई, जब इतना कुछ लाइफ में चल रहा, कोई ऐसा आदमी गोड फादर या कोई ऐसा कि भाई कंधे पे हाथ रख के कहते यार तू बहुत आगे जा सकता है, तू बस लगा रहा। ऐसे कंधे पे हाथ तो रखे, मगर थोड़े दिन में वो कंधे वाले हाथ ने फिर मुझे बहुत नुकसान पहुंचा। उसका मैं नाम नहीं ले सकता उस अधिकारी का। मैं समझ सकता हूँ, तो इस महकमे में हूँ। तो क्या था कि मैं नाम, हालांकि मुझे अभी ये नहीं कि कोई किसी पुलिस का वो है या किसका उसका है, परमात्मा की कृपा सब है, मगर मैं आपने तो ये बहुत हार्ड एंड मतलब ऐसा डिसीजन लिया है जो 90% लोग 90 या 99 में लेते। मैं जब नौकरी छोड़ी ना, मेरे पास 500 रुपये थे। जिसने 5-10 हज़ार रुपये कुश्ती लड़ना स्टार्ट किया था वहाँ पे, मैं 50-50 लाख रुपये में कुश्ती लड़ता था। जैसे आप एक रियल पर्सनैलिटी, अंदर ऐसा कुछ होता है। मैंने तो रियलिटी शो किया है, जब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कुछ स्क्रिप्ट आ रही है लिख के या ज़बरदस्ती आपको उकसाया जा रहा है। अब मैं फिल्म करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो संग्राम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरी बचपन से मतलब जब से मैंने आपको जाना है, देखा है, तो मेरी बड़ी तमन्ना थी कि किसी दिन तो आपके साथ पॉडकास्ट करूं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कनेक्ट कर पाता हूं। एक तो आप देसी परिवार से हो, गांव से बिलोंग करके आज आप यहाँ तक हो कि स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो और शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आने के लिए। थैंक यू रूबल भाई। देखो क्या है कि मैंने भी आपकी ग्रोथ देखी है, जर्नी देखी है, और हम उसी परिवार से आते हैं। याद रखना, जिंदगी में एक इंसान छोटे से बड़ा बनता है, बड़े से बड़ा नहीं बनता, क्योंकि बड़े से बड़ा आपकी रीच लिमिटेड हो जाती है। जिस इंसान में भूख होती है ना, फायर होती है, फिर वो इंसान आगे जाता है। वो हर चीज़ का कहते हैं ना कि हम टैलेंटेड नहीं, मैं तो टैलेंटेड हूँ ही नहीं, मगर हम हार्ड वर्किंग वाले हैं, और हार्ड वर्क टैलेंट को बीट करता है हमेशा। मैं आपसे ना इतनी, देखो गूज बम्स मुझे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे इतनी सारी चीज़ें पूछना चाहता हूँ और इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हो। सबसे पहले तो आप एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है। सोशल वर्क में आप हमेशा अटैच रहते हैं। आपने बॉलीवुड किया है, आपने रियलिटी शो किया है, आपने पुलिस की सर्विस की है। बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता होगा कि आप दिल्ली पुलिस यानी कि देश की सबसे प्रतिष्ठित पुलिस के सिपाही रह चुके हैं। और आपने एक स्पोर्ट्स में अनबीटेबल जर्नी जी है। मतलब आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि हमारे जितने भी युवक नवयुवक देख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें कहाँ से शुरू करूँ मुझे खुद नहीं पता। मैं तो भाई ज़ीरो पे खड़ा हूँ। यही कोशिश करता हूँ कि वो परमात्मा कहीं लेके जाए, कुछ आगे कर सकें। पहले जैदोजहद थी, रोज़ी रोटी खाने की, कमाने की। अब जैदोजहद है कि भैया हम कैसी लेगेसी छोड़ सकते हैं किसी भी उसमें। और एक समुंदर में है ना, हम तो बूंद भी नहीं है। मतलब एक ये अथाह है ये। अब मेरा यही मानना है कि भाई अब हम कैसे अपने आने वाले एस्पायरिंग यूथ को, अपने देश को, कि किस तरह हम उसको बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह हम आगे ले जा सकते हैं। मैं तो बस यही सोचता हूँ, बाकी कुछ नहीं सोचता। मैं आपसे भाई ये पूछना चाहता हूँ, जब हम अपनी कंट्री से बाहर जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे इतनी साफ सफाई है, तो हम जब वापस आते हैं तो हम एनर्जेटिक फील करते हैं, खुद से काम करने की कोशिश करते हैं कि अपने आस पड़ोस को साफ करें। लेकिन इंडिया में मैंने आज ही सुबह देखा है कि इतना मतलब लोग सोचते नहीं है। तो आप कैसे अब उन्हें आगे मतलब प्रेरित करेंगे? देखिए, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि जहाँ पे स्वच्छता है वहीं पे स्वास्थ्य है। तो मेरा ये मानना है कि ये स्वच्छ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर मैं नहीं हूँ, स्वच्छ भारत का। ये हम सब ब्रांड एम्बेसडर हैं। बस हम सबको अपना वो समझना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि भैया हम क्या कर सकते हैं। मैं एक ही बात सोचता हूँ, सुबह उठता हूँ तब, मेरा देश महान, तो मेरा क्या योगदान, कि भैया अगर ये देश आगे जाएगा, क्योंकि और एक पता क्या, हम 140-50 करोड़ की कंट्री है,
और जो हमारा डीएनए है ना वो डिफरेंट है। सारे इंडियन हमें ऐसे हैं कि भाई आटा नहीं देंगे, रोटी बना के दे देंगे प्यार से, यार कुछ डिफरेंट चीज़ें। तो पहले हम गांव में घर, मिट्टी घर में रहते थे। मैं तो वहाँ रहा हूँ कि एक कमरा होता था, उसी में हम गाय भैंस बांध लेते थे, उसी में चूल्हा होता था, उसी में हम 3 बहन भाई, मेरी माताजी, हम सब उसी में सोते थे। मेरे पिताजी साहब एक आर्मी में सोल्जर थे, अब रिटायर हो गए हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते थे कि घर के बाहर चप्पल जूते निकालते थे, बाहर साबुन, मतलब हाथ, जब साबुन तो होता नहीं था, राख या मिट्टी से हाथ धोते थे। चूल्हा भी लिपा करते हाँ, चूल्हा लिपते थे जिससे, तब हम अंदर जाते थे। तो मैं कह रहा हूँ कि हमें वही चीज़ अपनाने की ज़रूरत है कि भाई ये सोचना है कि बाहर हम जाते हैं, बाहर जाते ही जो अपना इंडियन वो भी सुधर जाएगा, वो कहीं डस्टबिन डालेगा, कहीं डालेगा, वो भी सब वो करेगा। तो ये देश हमारा है, एक कलेक्टिव हम डिसीजन लेंगे, एफर्ट करेंगे। तो मैं वही अवेयर कर रहा हूँ कि भैया एक कलेक्टिव अगर हम अवेयर करते हैं, एफर्ट लेते हैं या बाकी चीज़ करते हैं, तो हमारा देश देखो इकोनॉमिकल टॉप 5 में अभी फिलहाल। अगर हम स्वच्छता में टॉप 10 में भी आ गए ना, मैं कह रहा हूँ कि भारत इतना ग्रो करेगा कि हर बच्चे के पास वो सब कुछ होगा जो सोच रहे हैं। मेरे को एक इंसिडेंट याद आ गया, और वो है 2013 का। मैं एक बार ना, मतलब मेरी शादी हुई थी नई नई, तो मैं कश्मीर गया था, और मेरे साथ एक कपल और था, जो हमें मिलता है ना पुलिस वालों को घूमने के लिए, एलटीसी। तो एक कपल और था, उन्होंने खा के गाड़ी में से चिप्स का पैकेट बाहर फेंक दिया। तो वहाँ से कुछ जो लोकल वहाँ के थे, उन्होंने गाड़ी का पीछा किया, उन्हें रोका, उन्हें बताया कि ये बहुत साफ जगह है, आप यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। लेकिन जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे इतना प्यार लोग अपने नेचर से करते नहीं। तो हम क्या ऐसा मतलब इनपुट डालें जिससे यूथ में ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। देखिए, युवा वो है जो युग युग को बदल दे। और मैं उन सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भैया देश है ना, देश, मैंने पहले ही बोला है, इस देश को नेता या कोई दूसरा नहीं चलाता। इस देश को पता है आपकी मेरी तरह कोई मास्टर का, कुम्हार का, किसान का, मजदूर का, लोहार का बेटा बेटी चलाते हैं। वही आगे आके बनते, कोई मिनिस्टर बनेगा, कोई ब्यूरोक्रेट्स बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई दूसरा बनेगा। बस सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी जरूरी है। अगर माता पिता अपने वैल्यूज दें, अब खुद बताओ, एक अगर इंजीनियर खराब निकल गया ना तो क्या होगा कि 100-150 आदमी मार जाएगा। पुल गलत बना दिया, 100-150 चलो चले गए, आगे गाड़ी नहीं आएंगी। एक डॉक्टर थोड़ा सा खराब निकल गया, अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया, तो 200-400 आदमियों को ऊपर ले जाएगा, थोड़ा जल्दी इंजेक्शन लगा के, गोली दे के। अगर एक टीचर खराब निकल गया, अगर मैं टीचर अपना सही पालन नहीं किया, तो मैं कह रहा हूँ कि वो देश की फाउंडेशन को वो ऐसा बिगाड़ेगा कि भैया बहुत नुकसान होगा। और एक अगर माता पिता भी बच्चे को वैल्यूज नहीं देते हैं, तो बच्चा जहाँ जाएगा, जिसे वो करेगा, तो भी बड़ा नुकसान है। तो मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को वैल्यूज से अगर हम बड़ा करेंगे, उनको सिखाएंगे, तो मैं कह रहा हूँ स्वच्छता तो एक नॉर्मल चीज़ है, देश में बहुत कुछ अच्छा करेंगे। बहुत डीप बात है ये कि अच्छे शिक्षक जरूरी है। तो ये मतलब हमें भी समझना चाहिए, हमारे जो आसपास लोग हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे पहले जो टीचर है हमारे पेरेंट्स है, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। तो मेरे पापा पुलिस में, आपके फौज में, तो उन्होंने जो वैल्यूज़ देश के प्रति हमें दी है, उसकी बराबरी हम नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। मुझे आपकी शुरुआत सुननी है, कि बहुत मोटिवेशनल शुरुआत है, और ऐसी जर्नी मैं तो जानता हूँ बहुत सारे मिस करते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड, आपके जन्म से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बताएं। एक्चुअली क्या है कि मेरी शुरुआत मैं हरियाणा में एक रोहतक ज़िला पड़ता है, वहाँ पे गांव पड़ता मदीना। आजकल तो फिर भी मेरा गांव थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, आगे चला गया है। तो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरुआत की। जब मैं छोटा था तो सर्द गर्म होके मेरे पैरों में दर्द स्टार्ट हो गया, जो गठियाबा बोलते, कोई कभी डॉक्टर दिखाए, कभी यहाँ दिखाए, वो स्टार्ट हो गया, वो शुरू हो गया। फिर थोड़ा आगे समझ में आया, नहीं हमारे पास ना इतने पैसे होते थे, ना इतने रिसोर्सेज थे, ना और कुछ थे, कभी यहाँ दिखा रहे, कभी वहाँ दिखा रहे, दर्द पैरों से स्टार्ट हुआ। आज भी मेरे पैर की उंगलियाँ मुड़ी हुई हैं। वो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गया, और एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था, ऐसे खोल भी नहीं सकता था मैं मुंह। ये कब की बात है, मतलब कितने साल के होंगे आप? ये जर्नी 3-3.5 साल से 12 साल तक, मतलब ये जर्नी नॉन स्टॉप रही। मैं जब आप सब चीज़ें समझ सकते थे तब ये आपके साथ हो रहा है। और मैं ये व्हीलचेयर तो अखबार वाले लिखते हैं, मैं चारपाई पे रहता था, मतलब चारपाई पे जैसे धूप निकल गई तो हम चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि लंगड़ा के, लाठी के सारे, इसके सारे। तो क्या होता था कि
फिर घर वालों ने थोड़ा सा दिखाया। मुझे आज भी याद है कि मेरी मदर मुझे 10-11 साल के बच्चे को गोद में उठा के लेके जाती थी, बीमार होता था तो उसके पास पैसे नहीं होते थे इधर जाने के उधर जाने के, तो मतलब समझ रहे हो ना। तो वहाँ से बहुत बेसिक से आया। एक बार मैंने गांव में मिट्टी कुश्ती देख ली, तो पहलवानों को बड़ा दूध मिल रहा, घी मिल रहा, घर के पास में ही होता था, दंगल होता था, थोड़े पैसे मिल रहे। मैंने सोचा काश यार मैं भी पहलवान होता। तो उस दिन पहला वो था कि मैं भी पहलवान होता। मेरा भाई उस टाइम अखाड़े में जाता था बड़ा, तो मैं एक दोस्त को बोला वहाँ लेके चल जहाँ पे सब पहलवानी करते हैं, ये सब करते हैं। वो लेके गया मुझे, ऐसे बड़े मुश्किल से गए, सब ने मजाक उड़ाया कि भैया आप क्या करने आए, बहुत पतला सा था। मैंने कहा जी मैं भी पहलवान बनना चाहता हूँ, रेसलर बनना चाहता हूँ। बोला भैया आप तो खड़े हो गए ना तो बड़ी दूर की बात है, मेरा अनुभव है कि आपने अगर पैर खड़े हो गए तो बिगेस्ट अचीवमेंट है, पहलवानी छोड़ दो। मैंने 1000 बच्चे करवाए, एक अखाड़े वाले ने बोला मुझे। और भी उसने ढेर सारी चीज़ें की कि खंडर देख के पता चल जाता है इमारत कैसी थी, जो अपने नॉर्थ पे एग्जाम्पल होते हैं। उस दिन वो वाकई टूटा था। और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन पता है क्या, मेरा रिजेक्शन है। कुश्ती में रिजेक्ट किया गया, मोटिवेशनल स्पीच में रिजेक्ट किया गया, टीवी पे रिजेक्ट किया गया, हर जगह रिजेक्ट किया गया। आजकल मैं सारी चीज़ वही कर रहा हूँ भैया, जहाँ पे मौका मिला कुश्ती में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया। स्पीचेज में आ तो इंडियन आर्मी से लेके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से लेके मैं आज IIT-IIM से लेके हार्वर्ड तक जाता हूँ। ये देखो IIT-IIM से लेके हार्वर्ड तक जाता हूँ। उसके बाद टीवी पे मैंने ढेर सारे शो किए, फिर शो होस्ट किए, अब शो होस्ट करने जा रहा हूँ, अब मैं फिल्म करने जा रहा हूँ। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन है जो मेरा रिजेक्शन है। और पग पग पे सब रोकते रहे, पग पग पे सब ने आगे वो किया, तो मैं उन सबको भी वो समझता हूँ कि भैया ये वही इंसान होते हैं जो हमें चाहते हैं कि अगर याद रखो ज़िंदगी में आप पीछे जा रहे हो ना, तो याद रखो कुछ आप बड़ा करने वाले हो। जब समुद्र शांत होता है ना तो समझ लो तूफान आने वाला है। जब शेर को कूदना होता, कुछ करना होता, तो 5 कदम पीछे रखता। तो ज़िंदगी में जब आप पीछे जा रहे हो ना तो याद रखो कि लंबी छलांग मारने वाले हो। बस बशर्ते जो आपकी मंजिल है ना उसकी तरफ भागो। भाग नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते ना बैठ जाओ, बैठ नहीं सकते लेट जाओ, मगर आपका मुंह उसी दिशा में होना चाहिए जहाँ आपको जाना है। तो मैं कह रहा हूँ दुनिया की कोई ताकत आपको पराजित ही नहीं कर सकती। और मैं एक बात कह रहा हूँ, मुझे है ना कोई इंसान नहीं हरा सकता, ना कोई परिस्थिति हरा सकती, ना कोई सिचुएशन हरा सकती, मुझे सिर्फ वो हरा सकता है। तो इसीलिए मैं मानता ही नहीं कि भैया कौन मेरे साथ है कौन मेरे खिलाफ है। जो हमारे साथ रह के हमारा कुछ कर ही नहीं पाए तो हमारे खिलाफ वो क्या करेंगे। बहुत बड़ी बात कही आपने ये, मतलब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जो साथ होते हैं कि हमारी वजह से हुआ, तो वो खिलाफ हो जाते हैं। तो जब आपको ये रिजेक्शन मिल रहा है, स्पेशली रेसलिंग में, जब आपके पैर काम नहीं कर रहे, हाथ काम नहीं कर रहे, तो आपके दिमाग में क्या, क्योंकि आजकल तो लोगों के पास सारी चीज़ें होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हो, तो आप उस टाइम पे रोटियां गिनती की मिलती थी एक ज्वाइंट फैमिली में। ये डाइट वाइट दूर की बात है कि भैया 3 रोटी अगर मैं खाता हूँ, मेरी माँ 1 रोटी मेरे लिए रखती थी। कहीं से गन्ना चूस ले। उस टाइम क्या होता था, मैं आके उस दिन बहुत टूटा, मैं रो रहा था कि भैया बाकी कोई बोले दूसरी बात है, मगर ये इस चीज़ का एक्सपर्ट बोल रहा है कि मैं कर नहीं सकता तो मैं कर नहीं सकता। मगर मेरी माँ को बिलीव था कि मैं पहलवान बनूंगा, रेसलर बनूंगा। तो मैंने उससे पूछा कि आपकी नज़र में रेसलर कौन होता है। उसने बोला जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, देश का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने कहा इनमें से कोई कर रहा है? बोला नहीं, तैयारी चल रही है, आज तक वहाँ तैयारी चल रही है। मेरी माँ को बिलीव था कि भैया मैं पहलवान बनूंगा। मैं सपने देखता ना, मैं सोता तो ऐसा लगता था कि भैया मैं पहलवान बन गया हूँ। और मेरे हाथ पैर हिलते थे नहीं जब तक धूप नहीं निकलती थी। धूप निकलती थी तब हाथ पैर हिलते थे, तो थोड़ा सा वो दिखता था कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ। मगर उसके बावजूद है ना, मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी, ना मैंने कभी हार मानी। तो ऐसे स्टार्ट की जर्नी, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, एक गिलास पानी उठाना स्टार्ट किया, एक डिब्बा उठाना स्टार्ट किया, और सभी मजाक करते थे। पड़ोसियों से लेके रिश्तेदारों से लेके सब मजाक करते थे, पड़ोसियों से लेके रिश्तेदारों से लेके कि भाई एक लड़का। और मेरे बड़े भाई जो रेसलिंग करते थे ना, उनकी कमर में दर्द हो गया, तो सब कहते थे भैया एक लड़का है, ये ठीक था, इसका ये हो गया, ये तो ऐसे ऐसा ही है। तो मेरा ही मानना है कि जो कहते हैं ना जिंदगी में आई एम देयर फॉर यू, वो तो देर हो तो होते ही नहीं पास में बिल्कुल भी। जो बोलते कि भैया मैं आपके साथ हूँ, मैं ये ऐसे खड़ा हूँ, ये चीज़ है, वो होते नहीं, वो सिर्फ नॉर्मली करते हैं। तो उसकी बदौलत है मैं खाड़े पता क्या करता था, जो पहलवान चले जाते थे ना तो मैं छिप के देखता था। मैं बहुत कमज़ोर था, क्योंकि शर्म आती थी, कपड़े भी नहीं निकाल सकता। जब मैं थोड़ा ठीक हुआ, मैं कपड़े निकाल नहीं सकता था, बहुत कमज़ोर था। तो मैं उनकी तरह कोशिश करता लेटने की मिट्टी में, जैसे वो करते हैं। एक ने ऐसे धक्का दे दिया तो फ्रैक्चर हो गया शोल्डर में, क्योंकि इतना कमज़ोर था बचपन में। हाँ, तो फिर वहाँ से जो इंसान जो एक कदम चलता थक जाता है, जो कुछ उठा नहीं सकता। आज मेरी जो स्ट्रेंथ है ना, मेरा स्टेमिना है।
कि मैं थकता ही नहीं हूँ, वो चीज़ें ही नहीं करता हूँ। और जिस इंसान ने मुझे बोला था ना कि आप खड़े हो जाओ, तो मैं जब भी टूटता गिरता ना तो मैं उसके बारे में सोचता था। और मुझे आज भी याद है जब मैं हर कदम कदम पे ढेर सारी परेशानियां सही, जब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जा रहा था मैं 2005 में, हंगरी बुडापेस्ट। तब फ़ोन तो होते नहीं थे मेरे पास में। तब उसको ऐसे ही फ़ोन किया कि जी आपने मुझे बोला है कि आप ये नहीं कर सकते, मगर किसी और को मत बोलना। अगर आपने किसी और को बोला ना तो शायद खड़ा नहीं हो पाएगा। मैं तो बहुत टूटा हूँ, मगर आपकी बातों ने मुझे टोनी का काम भी किया। मगर मैं हर रोज़ टूटता था, हर रोज़ उठता था, हर रोज़ टूटता था, हर रोज़ उठता था। मैं ना मतलब थोड़ा सा पागल इंसान हूँ। बीइंग नॉर्मल इज़ बोरिंग। ना मैं कोई पढ़ाई में इतना सक्षम रहा, ना बाकी चीज़ों में सक्षम रहा। आज जो परमात्मा है वो सारी चीज़ें करवा रहा है। तो वो जर्नी उस दिन मैं बैठ के, मतलब जब मैं पहली बार, जब मेरा नेशनल मेडल आया, पहली बार मैंने कई चीज़ों में वो किया, इंडिया पुलिस पे तो हम बाद में आएंगे। तो मैं वो सारे फील कर रहा था कि भैया मेरी माता जी जो, जिनको कुछ पता नहीं, ना कोई ज़्यादा पता, उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया, सारी चीज़ें कर दी। और ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास स्रोत हैं, ना उनके पास चीज़ें हैं, उसके बावजूद वो आउट ऑफ द वे करते थे। तो जब मैं पहली बार इंडिया के लिए खेल रहा था ना, तो मैं पूरी रात सोया नहीं। पता क्यों? क्योंकि वो फ्लाइट हम देखते थे घर छत के ऊपर के जाती हुई, हमें पता नहीं था, पहली बार मैं यूरोप जा रहा था। तो जब उसमें बैठते हो, जब ये चीज़ें करते हो, और हमारा टारगेट है ना, कोई मेडल जीतने का नहीं होता था। टारगेट ये होता था कि भैया हम रेसलिंग क्यों स्टार्ट करते थे कि भाई शरीर अच्छा हो जाए। फिर और गांव में क्या होता था कि उस टाइम पे क्रिकेट का बैट आता था 30, 40, 50 रुपए का। बैडमिंटन ये सब था नहीं। लंगोट एक 3 से 5 रुपए का आता था, कभी माँ ने सील दिया, कभी बहन ने सील दिया, तो होता कुछ था ही नहीं। और एक हरियाणा में जो पहलवान को इज्जत है ना, हाँ, वो किसी को इज्जत थी नहीं। मतलब एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें लोग जुड़े हुए हैं और प्यार बहुत करते हैं। प्यार बहुत करते हैं। तो आउट ऑफ द वे उस चीज़ से, क्योंकि इतने पैसे थे नहीं कि क्रिकेट खेलें या बाकी चीज़ें करें कि भैया शरीर अच्छा हो जाए। तो इंडिया में कि हार्ड ट्रुथ पता क्या था, अब जाके थोड़ा चेंज हो रहा है। हम स्पोर्ट्स स्टार्ट करते थे कि भैया शरीर अच्छा हो जाए, जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए। फिर उसके बाद नौकरी मिल गई, फिर बहन की शादी, भाई की पढ़ाई, फिर ये जाएगा वो रहेगा। ऐसे करते करते हमारा 90% टैलेंट वेस्ट हो जाता था। 5-10% बचता, उसमें ये इक्का दुक्का मेडल आ जाता Give तो up. बड़ी बात थी। तो ये जर्नी वहां से थी। बाकी क्या है कि पता है क्या है, मैं कभी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानता। मेरा ही मानना है कि भैया जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग। और जिस पे जमाना हंसता है, इतिहास वही रचता है। और इतिहास है ना, हम जैसे पागलों में से कोई रचता है। जो स्कूल के टॉपर होते हैं ना, वो कभी हिस्ट्री नहीं बनाते। याद रखना, रेयर कोई होगा जो होगा करेगा, सब हिस्ट्री का पार्ट बनते हैं, हिस्ट्री बैठ के पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल इंसान लिख के जाता है। उसके बारे में लोग पढ़ते हैं कि भैया ये यहाँ था तो इसने ये किया, वो वहाँ था तो उसने वो किया। मैं कह रहा हूँ कि मुझे आज भी याद है, मैं किसी भी क्लास में 2nd डिवीजन ही पास नहीं हुआ। मैं 3rd डिवीजन मुश्किल से पास होता था। 33% नंबर आ गए तो बड़ी बात है। आज उसकी मेहर है, मैं IIT IIM से लेके हार्वर्ड तक से लेके बाहर पता नहीं कितनी कंट्रीज में जाता हूँ। मैं वहाँ भी जाता हूँ, दिल्ली पुलिस का पार्ट रहा, मुझे मौका मिलता है। लबासना जाता हूँ जहाँ पे IAS IPS IAS ट्रेनिंग करते हैं। तो मैं वही बताता हूँ कि भैया हाउ टू ली लाइफ, जिंदगी कैसे जियो, ये सारी चीज़ कैसे करो। और मैं आज भी वो बच्चा देखता हूँ, जर्नी देखता हूँ, जो बच्चा जो गाँव में किसी किराए की साइकिल, किसी और की साइकिल में बैठ गया तो सोचता था दुनिया उसकी है। आज भी जब मैं वहाँ रहता हूँ ना, तो ये मुझे चीज़ मिलती है तो मैं सोचता हूँ कि भैया अगर वो बच्चा मर गया ना, तो फिर फ़ायदा किसी चीज़ का है नहीं। तो अपनी ज़िंदगी में वैसे ही रहता हूँ। मैं तो कनेक्ट कर रहा हूँ आपसे, लेकिन कहीं यूथ ये ना सोच ले भाई पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छी पढ़ाई करो, मार्क्स लेके आओ, सारी चीज़ करो। मैं नहीं कह रहा कि पढ़ाई गलत है या पढ़ने वाले आगे नहीं बढ़ते, मगर पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा आप है ना जुनूनी होना चाहिए। थोड़ा सा जुनून रखो अपने में कि भैया मुझे करना है। अब मैं माता पिता से सबसे कहता हूँ कि भैया हर इंजीनियर डॉक्टर थोड़ी बनेगा, हर साइंटिस्ट थोड़ी बनेगा। वो बच्चे को भी करने दे जो उसका है, जो सारी चीज़ें हैं। तो हमें तो पता ही नहीं था कि भाई कैरियर क्या होता है, कैरियर काउंसलिंग क्या होती है, बाकी चीज़ें क्या होती हैं, या इवन क्या है, मतलब क्या करना है ज़िंदगी में, पता ही नहीं था। तो संग्राम भाई मैं आपसे ये पूछ रहा था, जैसे आजकल लाइफ में जरा सा भी हमारे हक में नहीं गई बात, जरा सा भी, और मेंटल लेवल इतनी जल्दी हिल जाता है। आपने इतना स्ट्रगल किया, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, आपके आसपास लोग अच्छे नहीं थे, आपको बुरी-बुरी बातें बोले, तो आपका मेंटल जो लेवल था मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, वो कितना स्ट्रॉन्ग था और बच्चों में कैसा होना चाहिए वो? देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दूरी है ना, पृथ्वी से आसमान की नहीं है, इस दिमाग से दिल की है। जिसने 11 इंच दूरी मैनेज कर ली ना, समझ लो उसने दुनिया मैनेज कर ली। जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं।
अगर आपने सोच लिया ना, आपकी याद रखो, साधक वो नहीं होता जो मन से जीता है, साधक होता जो संकल्प से जीता है। आपकी प्रतिज्ञा ऐसी होनी चाहिए कि उसे कोई छोटी मोटी चीज प्रभावित नहीं कर सके, तो आप कुछ कर सकते हो। नहीं तो अगर आपने सोचा ना कि भैया थोड़ा सा मैं एक्टर बन जाऊं, थोड़ा सा मैं ये बन जाऊं, थोड़ा सा मैं बन जाऊं, थोड़ा सा पेंटर बन जाऊं, तो फिर आप कोई भी चीज ढंग का नहीं करोगे। एक मेरे दादाजी मुझे एक बात कहते थे कि भैया आप कुछ भी काम करो, अगर आप मान लो बुरा काम कर रहे हो तो शहर में 5 आदमी में आपका नाम होना चाहिए कि आप बहुत बुरा काम कर रहे हो। अच्छा काम कर रहे हो तो टॉप 5 में आपका नाम होना चाहिए कि आप अच्छा काम कर रहे हो। आप भले ही भैया चाहे बाल काटो, चाहे हुक्का तोड़ो, चाहे कुछ भी काम करो, मगर आपका नाम होना चाहिए कि भैया वो बहुत नालायक है, बहुत वो है, या बहुत अच्छा है, या बहुत ये है। जो बीच के होते हैं ना, वो मारे जाते हैं। और मैं तो एक बात हमेशा बोलता हूँ कि यूथ को मैं कह रहा हूँ कि भैया आप ये देख लो कि आपको जाना का, आप अगर यूथ अपने आप को पहचान लिया ना, तो मैं कह रहा हूँ फिर जरूरत ही नहीं है उसको कौन क्या कहेगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। याद रखो, शेर और चीता ताकतवर होते हैं, मगर भेड़िया कभी सर्कस में परफॉर्म नहीं करता। भेड़िया जानता है कि वो भेड़िया है, उसको हिम्मत है किसी की मजाल सर्कस में परफॉर्म करवा दे। शेर चीते सब हंटर के हिसाब से परफॉर्म करते हैं। तो भैया सब में प्रतिभा अलग है, सबका कुछ अलग है, मगर हम एक दूसरे को कॉपी मारते हैं ना। ये दुनिया में हम आते हैं कि भैया खुद से मिलने के लिए, मगर दुनिया से मिलके चल देते हैं। हमें बैठना चाहिए, आजकल के यूथ को मैं स्पेशली कह रहा हूँ, आप सबको बैठना चाहिए, आप सबको अपने आप से बात करनी चाहिए कि भैया आप सबको क्या करना है, जिंदगी में क्यों आए, किस लिए जाना है। देखो याद रखना, आपकी जिंदगी से ना करियर जरूरी है, ना कोई चीज जरूरी है, कोई भी चीज जरूरी नहीं है, मगर इस छोटी सी दुनिया में आए तो लेगेसी छोड़ के जाना है। वो कहते हैं ना कि मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना है, इस दरा पर सब दरा रह जाना है। वो तो है, मगर एक बात बता रहा हूं मैं, हर ताज सिर के लिए होता है, मगर हर सिर ताज के लिए नहीं होता। उस सिर को बनाना पड़ता है, मेहनत करके, कोशिश करके। अब लोगों की नज़रों में तो मैं भी भाग्यशाली हूँ, आप भी भाग्यशाली और सब भी भाग्यशाली हैं जो थोड़ा सक्सेस होता है, मगर वो देखते नहीं कि भैया एक उस सुबह किरण के लिए पता नहीं कितनी काली रातों से लड़ना पड़ता है। और लड़ो, जिंदगी भी वही है। जब तक आप जिंदगी में फेल नहीं होता, सारे काम फेल होने के लिए करता हूँ मैं, कोई सक्सेस होने के लिए नहीं करता। जो मजा फेल होने में ना, असफल होने में, वो ये सक्सेस में नहीं है। और माउंट एवरेस्ट पे जितने इंसान चढ़े हैं, चाहे वो मेल है फीमेल है, जो भी गए ना, उनसे सबका मैंने एक बात कॉमन थी कि भैया उन्होंने एंजॉय कभी चोटी पे चढ़ के नहीं किया, उस जर्नी में किया जहाँ पे वो टॉयलेट नहीं कर सकते थे ढंग से, खा नहीं सकते थे ढंग से, वो नहीं कर सकते थे। तो भैया जिंदगी में भी यूथ को कह रहा हूँ, जब परेशानियाँ आ रही हैं, जब मुश्किलें आ रही हैं, जब कोई भी परिस्थिति आपके फेवर में नहीं है, तो समझ लो कोई बड़ी चीज़ होने वाली है, आप इतिहास के करीब हो। और एक छोटा सा सफ़र होता है ना, हज़ारों मील का एक सफ़र है ना, उसकी शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। अब आपके ऊपर है कि भैया अगर आपने मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। तो मैं यूथ को ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात एक बता रहा हूँ जो बड़ी अच्छी बात है कि भैया फेल होना तो उस चीज़ में फेल हो जिससे आप प्यार करते हो, जिसको पसंद करते हो, तो उसका तो मज़ा ही अलग है। ये थोड़ी कि मान लो कि मैं किसी डॉक्टर बनना है मुझे, और मुझे बना दिया इंजीनियर, या मुझे दूसरी चीज़ बना दी, चाहे मैं कितना सक्सेसफुल हो जाऊँ, मैं वो सक्सेसफुल नहीं हूँ। सक्सेस क्या, आजकल के यूथ को मैं यही बताना चाहता हूँ कि भैया सक्सेस क्या है। सफलता वो नहीं है कि आपने पैसे बना लिए, आप किसी पोस्ट पे पहुँच गए, आपके पास बड़ा घर गाड़ी हो गया, या समाज में आपकी इज्जत हो गई। सफलता वो है जिससे आपके अंदर वाला खुश है कि भैया मैं ये करना चाहता था, मैं वो कर रहा हूँ। भले ही हम फुटपाथ पे सो जाएं, भले ही संघर्ष में ज़िंदगी चली जाए, तो वो उन इंसानों से ज़्यादा सफल है जो किसी दूसरी लाइन में सफल होकर बैठे हैं लोगों को दिखाने के लिए। ज़िंदगी में कभी दिखाने के लिए नहीं करना, अपने लिए करना है। चाहे हमारे पास कुछ है या नहीं है, भले ही हम सूखी रोटी प्याज से खाएं, भले ही किसी चीज़ से करें, हमें औरों के लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है, तो हम एक्चुअली सक्सेसफुल हैं। लेकिन आज का यूथ तो जहाँ से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा मैच्योर इसलिए हो गया हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। आज का यूथ ना उल्टा कर रहा है। वो सक्सेस का मायना वहाँ देख रहा है कि दूसरे को हम अपनी गाड़ी, अपना घर और मेंटल पीस नहीं है। तो मतलब वो समझ नहीं पा रहे कि लाइफ में उन्हें सक्सेस किस तरीके की चाहिए। देखो, एक पुरानी कहावत है कि हम ठोकर खा के ठाकुर बन रहे हैं। हम जितनी ठोकरें खा रहे हैं ठाकुर बन रहे हैं, फुटबॉल की तरह हैं। किक लगेगा इधर पहुंचेंगे, फिर लगेगा फिर उधर पहुंचेंगे, कुछ तो बाहर जाएंगे, फिर किसी 10वीं 12वीं किक में गोल में पहुंचेंगे। कोई रेयर होगा जो पहली दूसरी किक में गोल में चला गया। कोई बड़ा खिलाड़ी अगर खेलने वाला है तो याद रखना, अगर मुकाबला भी करना है ना अपना, तो किसी बड़े इंसान से करो जो आपसे बड़ा है। जैसे मेसी रोनाल्डो कोई गोल मारेगा तो गोल हो सकता है, कोई नया खिलाड़ी गोल मारेगा तो आपको तोड़ेगा बहुत। क्योंकि अगर आप हारे तो भी आपने बहुत कुछ सीखा, और जीते तो आपने किसी सुरमा को हराया।
और मेरी ज़िंदगी में मैं दो चीज़ फॉलो करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं हारता, या जीतता हूँ या सीखता हूँ। हार नहीं एक्सेप्ट करनी। हार तो होती ही नहीं, अगर आप हारे तो आप सीख गए, जीते तो आप जीते। हार का मतलब वो नहीं कि भाई किसी से मैं हार गया, मैं सेकंड आ गया, मैं थर्ड आ गया, मैं फेल हो गया। फेल का मतलब पता क्या होता है? मेरी ज़िंदगी में कोई नो नाम का शब्द नहीं है। मेरी ज़िंदगी में नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ना मेरी ज़िंदगी में कोई एंड नाम का शब्द है। एंड का मतलब है एफर्ट्स नेवर डाई। ना कोई मेरी ज़िंदगी में फेल है। फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ। तो भैया लाइफ में कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं कि जो इम्पॉसिबल है। आप चाहो वो कर सकते हो। इंसान वो चीज़ है यार, उसमें ताकत इतनी है, सारी चीज़ इतनी है, बस बशर्ते ये आपका साफ होना चाहिए। जो अंदर से साफ है ना, वही चमकता है। आपने इतनी सारी वैल्यूएबल बातें ऐड कर दी ना कि मैं तो ये घर लेके जाऊंगा। पब्लिक का मुझे पता नहीं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है और आपसे सीखने में, बात करने में। ये जो फेस था जब आप ग्रो कर रहे थे, आप पहलवान, आप सही हो गए थे शरीर से, आपकी बॉडी भी बहुत अच्छी थी उस टाइम पे, एनर्जेटिक भी हो गए, वहां से टर्न लेके पुलिस का कैसे रोल बना? एक्चुअली सच बताऊं ना, दिल्ली पुलिस मेरे बहुत करीब है। क्योंकि मैं जब आया तो मैं खाली स्टेट लेवल का रेसलर था। मैंने टेस्ट दिए, भर्ती हो गया। अच्छा, एक चीज क्लियर कर दो, आप स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती थे या आप डायरेक्ट मतलब हमारी तरह? भैया मैं बिल्कुल जनरल कैटेगरी से भर्ती हुआ, और एक बहुत नॉर्मल पोस्ट से भर्ती हुआ, कांस्टेबल से भर्ती हुआ था मैं। तो ये बात नॉर्मल पोस्ट नहीं है भैया, ये 30 लाख फॉर्म सबमिट होते हैं मिनिमम, सिर्फ 4 से 5 हजार वैकेंसी के मैं लिए। समझे नहीं, मतलब बेसिक पोस्ट यही होती है ना, जीरो जो ग्राउंड पोस्ट होती है। तो भैया मुझे कुछ नहीं पता था। मैं ऐसे ही किसी मास्टर ने, कोई गांव में कोई था, तो मेरी उम्र भी ऊपर नीचे कर दी थी उसने। उसको 1-2 हज़ार रुपया फ़ायदा हो रहा था। पहले ऐसे ही होता था स्कूलों में। आज भी मेरी माता जी से पूछता हूँ ना, कितने साल का हो गया या कहाँ क्या हो गया। एक बार एक ये बता रहा हूँ, छोटा सा इंसिडेंट है। एक बड़ा एस्ट्रोलॉजर है इंडिया का, मशहूर। तो मेरा दोस्त तो बोला, भाई आप मेरे उधर आ जाओगे ना, तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। मैंने कहा भाई साहब, बोला मेरा ही फ़ायदा हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आप एक काम करना, खाना बना के रखना, घर पे खाना खाएंगे। मैं पहुंचा, सारी चीज़ बताई। बोला आप पैदा कब हुए थे? मैंने कहा वो मेरी माँ से पूछ लो। तो उसने फ़ोन लगाया, माता जी कब पैदा हुए थे? बोले कोई बड़ी बात थोड़ी है, बारिश आ रही थी, खीर बनी थी, शाम का टाइम था। मतलब मेरा जन्मदिन में मीडिया में तब से मनाता हूँ कि भाई 21 जुलाई है। अब ये सन नहीं बता कि वो 79 है, 80 है, 82 है, 84 है, 70 है। समझ रहे हो? तो बाद में फिर आइडिया लगाते, हिसाब गांव में देखते ना, मेरी माँ बोलते शर्म आनी चाहिए, देख इसकी लड़की की शादी है, तेरे साथ का ये। मैंने कहा शर्म तो इनको आनी चाहिए भाई, इतनी जल्दी शादी कर ली। तो वो थोड़ा सा इंसिडेंट रहा। कि बाकी फिर मैंने दिल्ली पुलिस में जनरल कैटेगरी से भर्ती हुआ, नॉर्मली दिया, ट्रेनिंग में आ गए। और ट्रेनिंग का मेरा बड़ा इंसिडेंट हुआ। सबसे ज्यादा हम बच्चे बच गए 20 या 30, और वो पास आउट ही नहीं हुए। कभी झाड़ूदार ट्रेनिंग हमने कर ली, किंग्सवे कैंप हमने कर ली, वजीराबाद हमें भेज दिया गया, हर जगह भेज दिया गया। फिर लास्ट में जब झाड़ूदा गए ना, वहां से पास आउट हुए। मैडम जब किरण बेदी होते थे। क्या रीजन रहा उसमें, मतलब एब्सेंट का कैसा? नहीं, एब्सेंट का नहीं, क्योंकि क्या होता है कि बैच रह जाता है ना, तो उसके नेक्स्ट बैच के साथ अटैच करते हैं, तब आप पास आउट हो सकते हो। 21 बच्चे क्या पासिंग आउट करवाएंगे? हाँ समझ कुछ गया। ऐसे ही मतलब रह गए थे हम। तो वो कई पहले हो गए, तो कुछ बच गई थी कुछ प्लाटून ने। तो हम पास आउट, पता नहीं हम 100 थे, 125 थे या 120 थे, कुछ ऐसा था। फिर हम पास आउट हुए, वहाँ जाके वो सारी चीज़ें की। मगर दिल्ली पुलिस से मैंने बहुत सीखा। मुझे पता नहीं था, मेरा ट्रांसफ़र आ गया सीधा ट्रैफिक का, ट्रेनिंग खत्म होते ही। तो सब बोले कि भैया पैसे कमा लो, ये कर लो। पहले ये बहुत वो था कि अगर ट्रैफिक में आ गए तो भैया पैसे, ये पैसे कमा लो, कर लो। मैं भी हैरान था कि भैया, मैं कह रहा हूँ कि पुलिस की जॉब है ना, सबसे थैंकलेस जॉब है। पुलिस वाले बहुत मेहनत करते हैं। देखो हर फील्ड में सब इंसान बराबर नहीं होते, सब डिफरेंट होते हैं। तो मैंने बोला नहीं, मुझे कुश्ती में जाना है। सब हंसते थे, सब बोलते पागल है। और मैं सच बताऊं, जब मैं अखाड़े में आया ना, जो सीनियर पहलवान होते थे ना, मुझे ना सोने कमरा देते थे वहाँ पे। क्योंकि कोई डीसीपी का खास है, कोई किसी का खास है, कोई किसी का खास है, मुझे पता नहीं था। और उस अखाड़े में बाहर के भी फोर्स के कुछ रेसलर रहते थे। मैं बैरिक में आके सोता था, कभी कहीं कोई ड्यूटी जा रहा है। फिर सुबह मैं 3:30 बजे उठता था। मेरी ड्यूटियाँ लगती थी गेट पे, यहाँ पे, वहाँ पे। यूनिफॉर्म ऐसी होती थी कि शर्ट मांग रहा हूँ, उसी में एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसी में सारी चीज़ कर रहा हूँ। तो सब मजाक उड़ाते थे। मगर मैं पहुँचा ना, तो मुझे आज भी याद है, मैंने दिल्ली पुलिस के लिए 12-13 साल बाद सीनियर नेशनल मेडल जीता, नॉर्मल आके। 12-13 साल बाद ऑल इंडिया पुलिस गेम से मेडल जीता। और 23 साल बाद कोई दिल्ली पुलिस का सिपाही
सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जा रहा था। जगमेंद्र पहलवान जी होते थे उनके बाद में जो एसीपी थे हमारे। तो फिर मेरी फाइल चलती रही प्रमोशन की, आज हेड कांस्टेबल की चल रही है, कल सब इंस्पेक्टर चल रही है, आज इसकी चल रही है, आज उसकी चल रही है, मगर होता कुछ था नहीं। किसी न किसी मामले फिर सस्पेंड हो जाओ भैया, ये गलती हो गई। कौन सा सन चल रहा है जब आप रेसलिंग भी कर रहे थे, जॉब भी कर रहे थे, और ऊपर से आपकी फाइल प्रमोशन की बजाय सस्पेंड में चल रही थी? ये सन चल रहे थे 2002 से 2002 में नेशनल गेम्स खेलने गया था। मुझे याद है 2003 में मैं सीनियर नेशनल में मेरा मेडल था। तो 2004-05 में मेरा ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में मेडल था। मैं सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप खेल रहा था। मैं 96 kg में, मैं 120 kg में खेला, वहाँ से जो कमज़ोर इंसान था। फिर 96 kg में ऐसा हो गया था कि भाई मतलब इंडिया में वन ऑफ द ग्रीको रोमन में लीडिंग रेसलर हो गया था कि मैं यहाँ पे बारंदाज खाता नहीं था, सबके बारंदाज मार देता था। कुछ रेसलर थे जो हमारे से स्ट्रॉन्ग भी थे, कुछ हमारे से कम भी थे, मगर मैं इक्वल था उनके, मतलब किसी से कमज़ोर नहीं था। तो तब का टाइम था कि भाई आज फाइल चल रही है, फिर गलती कोई सस्पेंड हो गया, आज फाइल चल रही है, कोई गलती सस्पेंड हो गया। फिर एक बार मुझे याद है, मैं साउथ अफ्रीका जा रहा था, कोई टूर्नामेंट था। तो मैडम ने मुझे ऐसे किसी उधर से बुला के, उसे पता चला कोई एक बच्चा जो यहाँ पे ट्रेनिंग किया है आज वो खेलने जा रहा है वही। तो मैडम ने बोला कि बेटा, किसी ऐसे ही नॉर्मली फ़ोन पे उन्होंने मुझे उत्साह बढ़ाया, मोटिवेट किया कि भाई आप ये सब करो। मैं ना मैम किरण बेदी मैम ने तो उत्साह बढ़ा कि भाई आप यहाँ से करो और वहाँ से करो, और मैं उस टूर्नामेंट में फर्स्ट आया। मैंने सोचा कि भैया अब तो मैं इंस्पेक्टर बन जाऊँगा, कि बोले जो आप डिजर्व करते हैं उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। मैंने कहा सब इंस्पेक्टर फाइल चल रही है तो अब इंस्पेक्टर बन जाऊँगा। ट्रेनिंग में करता नहीं था जैसे नॉर्मली कि भैया चल गया, मगर फिर वो युद्ध सिंह डडवाल साहब सीपी बने थे उस टाइम पे, मैडम का नंबर नहीं आया था, तो अगले दिन में सस्पेंड हुआ था, पता नहीं किस कारण से हुआ था। तो अच्छा, ये आपको पता भी नहीं, आपको इंटीमेशन भी नहीं कि आप सस्पेंड किस वजह से हुए? यूनिफॉर्म गलत पहन लिया, या कोई चीज़ हो गई, या आप टाइम पे नहीं पहुंचे, या कुछ ऐसे हो गया। तो वो सारा एक ऐसे रहता था कि वो सपोर्ट कम करते थे वो उसमें। मतलब जैसे मान लो मैं खेल रहा हूँ तो सब शिकायत करते थे कि जी वो तो आपके बारे में कुछ बोल रहा है, जी वो गलत काम करता है, जी वो तो कुछ करता है। कहते ना कि वो रामायण है ना, रामायण केके जी के उससे नहीं हुआ, रामायण मंथन की उससे हुआ। वो तो होना था, चलो अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने सिखाया। तो वो जो कुछ नहीं करते थे ना, वो बहुत शिकायत करते थे कि जी ये कुछ नहीं करता, ये तो ऐसा ही है जी, ये तो मतलब फालतू है, ये तो नकली है, ये तो असली है, ये तो दूसरा है, तीसरा है। एक बार मुझे किट मिला ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में, तो बोले कि ज़िंदगी का पहला इसको टी शर्ट मिला हुआ जी, बाकी तो इसने लाइफ में कुछ किया नहीं। तो सब बोलते थे। मतलब ये एक देश का प्रतिनिधित्व, पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहा है, स्पोर्ट्स में जा रहा है, और ऊपर से आपको ऐसी बातें सुनने मिल रही है, तो आप क्या रिएक्ट करते हैं? ये मुझे पहले बहुत सुनने को मिलता था। मैं सोचता था कि मेरे दोस्त हैं जो आपकी बुराई करें ना। एक कबीरदास साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जैसा करत वैसा भरत तू क्यों उदास। कि भैया कोई कबीरदास साहब जहाँ पे रहते थे, एक मीट वाले ने उसके पास में झोपड़ी डाल दी उनको परेशान करने के लिए। वो मीट काटता बेचता, कबीरदास साहब उसके परमात्मा के नाम लेते, सारी चीज़ करते। तो उसको बोला कि भैया आपके पास तो मीट बेचता है, सारी चीज़ करता है। तो बोला भैया वो उसका कर्म है, वो कर रहा है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। तो जो वो कर रहे थे वो अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था। मैं आज भी ये सोचता हूँ, जब भी कोई आपकी बुराई करता है, आपको गलत करता है, तो समझ लो कि भैया आप उससे तो आगे हो। लेकिन संग्राम भाई, जब इतना कुछ लाइफ में चल रहा हो, कोई ऐसा आदमी गॉड फादर या कोई ऐसा कि भाई कंधे पे हाथ रखे कह दे यार तू बहुत आगे जा सकता है, तू बस लगा रहे, ऐसे कंधे पे हाथ तो रखे, मगर थोड़े दिन में वो कंधे वाले हाथ ने फिर मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया। उसका नाम नहीं ले सकता उस अधिकारी का, मैं समझ सकता हूँ, तो मैं इस महकमे में हूँ। तो क्या था कि मैं नाम, हालांकि मुझे अभी ये नहीं कि कोई किसी पुलिस का वो है या किसका उसका है, परमात्मा की कृपा सब है, मगर मैं एक किस्म से मेरा मोटिवेशन वही बना। अगर वो मुझे वहां से ये सब नहीं करता तो मैं यहाँ नहीं होता। ये मैंने सुना है, शायद कोई मतलब एसीपी रैंक के हैं। जो छोड़ो चलो अच्छी बात है, उनका मेयर करे। वो मुझे लेके आए। कितनी बार सस्पेंड किया गया आपको? अनगिनत सस्पेंड हुआ। और एक वो स्पोर्ट्समैन जो, मतलब सबसे पहली बात तो लोग एक दिल्ली पुलिस में या किसी भी पुलिस में ये मुझे कहा गया है कि ये तो तुम अपने लिए कर रहे हो, इससे डिपार्टमेंट का क्या फायदा है? इस बारे में बताओ आप, ये आप अपने लिए कर रहे थे, डिपार्टमेंट का क्या फायदा है? नहीं, मगर दिल्ली पुलिस बहुत काइंड रही है कि एक मामले में कि मुझे पता नहीं चलता था कि भाई मीडिया क्या। मुझे कई अधिकारी बहुत सपोर्ट करते थे, दीपक मिश्रा जी, दीपेंद्र पाठक जी करते हैं, और भी एक MK पता नहीं कोई मनोज लाल जी थे, कौन थे, एक DCP आए थे। तो कईयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं जाता था कि मुझे बाहर खेलने जाना है, तो अपने पास से पैसे दे देते थे कि भैया ये लो। कुछ देखो हर जगह चलता है जहाँ पे, अगर ये दुनिया भी पता कब चलेगी, जब बैलेंस रहता है। कि याद रखो कि भगत का और जगत का हमेशा वैर होता है।
जो भगत और जगत का हमेशा वैर होता है। जो भगत सिंह जैसे थे वो फांसी टूट रहे थे ना, उनको लोग आतंकवादी बोलते थे हाँ। कि तो आतंकवादी हैं। मैं कह रहा हूँ कि आज देख लो, जब भगत सिंह साहब को पकड़ा गया, पता क्या बात थी? उनको पकड़ा गया ना, बोलते आतंकवादी। कई इंसान थे जो बड़े बड़े इंसान को बचा सकते थे, जो बाद में विदेश पे थे, फांसी टूटे, किसी ने कुछ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि देखो समय कैसे बदला लेता है। आज भले ही भगत सिंह साहब की कोई फोटो नहीं है, मगर हिंदुस्तान यानी भारत और पाकिस्तान का कोई ऐसा कलेजा हुआ जिसमें भगत सिंह साहब की फोटो नहीं होगी। बिल्कुल सही। तो क्या होता है कि वो समय का अपना होता है। हम सोचते हैं कि हमारे साथ गलत कर रहे हैं, नहीं, वो परमात्मा ने भेजे हुए होते हैं कि भैया ये करेंगे तो हम यहाँ पे जाएंगे। तो याद रखना, परिवर्तन को आने से नहीं डरना चाहिए, परिवर्तन को रोकने से डरना चाहिए। अगर मेरे पास घड़ी है, ये कोई उठा ले गया तभी तुम नहीं खरीदूंगा ना, नहीं तो ये ले घूमता रहूंगा। तो जिंदगी में परिवर्तन को आने दो, बिल्कुल ही मत घबराओ। लेकिन मुझे ये पूछना है कि कोई भी आर्मी से है या कोई भी किसी फोर्स से है, अगर वो खेल रहा है, तो ये कोई अफसर अगर आपको ये बोले कि भाई तू तो अपने लिए कर रहा है, इससे हमारे डिपार्टमेंट का, हमारे देश का क्या फायदा है, स्पोर्ट्समैन स्पेशली? देखो मैं बताता हूँ कि क्या है कि कई, अगर जेन्युइन एक है तो भैया बदमाश 90 हैं। हमें मैं मतलब ये समझ नहीं पा रहा यार, इससे कितने फायदे हैं अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं? अब याद रखो मैं एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, ये उस अधिकारी का भी जवाब है, सबका जवाब है। इस दुनिया में अगर हम अपने रास्ते से भटकते हैं ना, तो हम खाली अपना नुकसान नहीं कर रहे, समाज का नुकसान नहीं कर रहे, हम देश का नुकसान कर रहे हैं। हम देश के लिए बड़े एसेट हो सकते थे या बड़े एसेट हो सकते हैं, तो हम उस चीज को पीछे लेके जा रहे हैं। जिंदगी में अगर कोई इंसान बनाएगा नहीं ना तो मिटाएगा। हिटलर पेंटर बनना चाहता था, उसके माता पिता ने उसको पेंटर नहीं बनने दिया। तो ये गलती उसके माता पिता की नहीं कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ या बाकी सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ या बाकी चीजें हुई। मैं कह रहा हूं कि हिटलर बना नहीं पाया तो मिटाने लग गया। तो जिंदगी में कोई कुछ करना चाहता है ना, तो उसको करने दो, उसको सहयोग करो, उसको आगे बढ़ाओ, उसको रोको मत, नहीं तो फिर मिटाएगा। चाहे वो किसी की हस्ती मिटाए, कोई नुकसान करे, कुछ चीजें करे, और जो करने वाला वो करेगा। और मेरा मानना है कि देखो सक्सेस एंड सक्सेस लोग ही है ना, ये एक वो देखते ना, वो बहुत छोटी सी एक वो पेंटिंग है, मतलब जैसे पेंटिंग बनाते हैं, जो बड़ा कन्वेंस है ना जिंदगी, वो खुश रहो। हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ। और भैया जो यूथ है ना, यूथ बहुत प्रभावशाली है। उनमें से कोई, जैसे ये बच्चे बैठे हैं सारे, उनमें से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई स्पोर्ट्स स्टार बनेगा, कोई फिल्म स्टार बनेगा, कोई ब्यूरोक्रेट्स बनेगा, कोई पॉलिटिशियन बनेगा, तो एक्चुअली देश को चलाएंगे ये। तो हमारा फर्ज यही है कि भैया इनको हम सही चीज़ बोले, सही चीज़ करें। बाकी हर फील्ड में मिलेंगे। एक आप पुलिस की फील्ड देख लो, उसमें आपको 5 इंसान सही मिलेंगे तो 10 थोड़े से बदमाश मिलेंगे। आपके हाथ ऐसा हुआ है कि जब आप खेल रहे थे तो ऐसा किसी ने बोला जबरदस्ती इसकी ड्यूटी लगा, इसने मैं बनाऊंगा स्पोर्ट्समैन? ये भैया मेरे साथ एक बार नहीं, हर रोज होता था। मतलब साथ वाले, अरे इसकी ड्यूटी वाला गेट पर संतरी लगा इसने। भैया जो पास होता है ना वही कंबल खींचता है, बाहर वाला कोई कंबल खींचने नहीं आएगा। ये बहुत गहरी बात कह दी, बहुत यूनिक किस्सा दे दिया आपने तो। ये जो साथ रहेगा आप उसी से बच के रहो, दूसरों से बच के, दूसरों से बचने की जरूरत नहीं है। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा या आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, जो आपके साथ है ना वही नुकसान पहुंचा सकता है। कब आपका ये फेस आया कि भाई अब बहुत हो गया, अब मेरे से सहन नहीं हो रहा, या तो पुलिस या फिर गेम? ऐसा भी दौर आया हुआ ना दिमाग में, कौन सा साल था वो? मैं अपनी जिंदगी बताऊंगा तो हमें 10 दिन लग जाएंगे, मगर क्या है कि मुझे थोड़े दिन बाद ऐसा एहसास हो गया था कि मैं इसके लिए नहीं बना, पुलिस के लिए मैं नहीं बना। आपने तो ये बहुत हार्ड एंड मतलब ऐसा डिसीजन लिया है जो 90% लोग 90 या 99 नहीं लेते। मैं जब नौकरी छोड़ी ना, मेरे पास 500 रुपए थे और मैं जा रहा था ना मुंबई, ये सब सारी चीज के रास्ता बसते थे मेरे ऊपर। पागल है, ये सब है। याद रखना, दुनिया वाले पहले आपको रोकेंगे, तोड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, फिर आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर और सिचुएशन पैदा करेंगे। उसके बाद कहते हैं ना, तू बस सफल तो होके देख, तालियां बजाने के लिए लोग हैं। फिर आपके साथ आएंगे, फिर वो फोटो खिंचवाएंगे, सेल्फी खिंचवाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आज मैं उन सबको कहता हूँ जो मेरे से एंटी थे, चाहे वो कोई भी थे, आज उनके बच्चे मेरे फैन हैं। वो सब मेरे साथ फ़ोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो लाइफ में एक दौर आता है जब आप हर दौर से गुजरते हैं, चाहे वो दौर आपका प्यार मोहब्बत का है, चाहे वो दौर आपका करियर का है, चाहे वो दौर किसी चीज़ का है। और मैं मानता हूँ कि हम ज़ीरो पे खड़े हैं। मुझे हर दिन मेरी ड्यूटी लगाई जाती थी, हर दिन मेरी गैर हाजिरी लगाई जाती थी। गैर हाजिरी मेरी पता कैसे लगाते, जैसे मैं टॉयलेट चला गया, बाथरूम चला गया हो कि जी वो तो आया ही नहीं। जो गैर हाजिरी लगाने वाला भी वही, वो कहते हैं ना कि क्या था कि एक इंसान है ना सांप का इलाज करता था, सांप काटने का। तो उसके बारे में बोला गया, वो सबको शहर में पूरी दवाई देता था, भैया सबका इलाज करता था कि भैया ये तो बड़ा आदमी है, ये तो सारी चीज़ करेगा।
तो फिर पता है उसके साथ क्या हुई। और एक शायर ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, जब दिल को कुरेदा तो जख्म पुराने निकले। और जो करता था सांप कांटे का इलाज, तो पता चला कि उसी घर से सांप को ठिकाने निकले। यानी जो सांप का इलाज करता था ना, दुनिया को कांटे की दवाई देता था, वो अपने घर में सांप पालता था। जादू काट मैं ठीक करूंगा, जादू काट मैं ठीक करूंगा, जादू काट मैं ठीक करूंगा। तो मेरी गैरहाजिरी कई बार ऐसे लगा देते थे कि मैं यहाँ पे हूँ तो गैरहाजिरी लगा दिया, वहाँ पे गया तो गैरहाजिरी लगा दिया, ये चीज़ें किया तो ये कर दिया। और एक तो होता नॉर्मली, फिर जो आ जाते थे ना वो कर लेते थे कि जी छोड़ दो, ये तो हैबिचुअल है, इसका तो हर रोज़ का काम है। और जा हाँ ये तो जी हैबिचुअल है, कोई डी का मुझे पता नहीं होता था। फिर बाद में सोचता था कि भैया ठीक है, जब मैं अब मतलब मैं सोचता था कि भैया इस नौकरी ने मुझे ढेर सारा मीडिया का दिखाया, सारी चीज़ें की, मेरे सब आर्टिकल लिखते थे कि भैया इतने मेडल हैं तो इसके स्पॉन्सर क्यों नहीं है, इसके प्रमोशन क्यों नहीं है, ये जब नेशनल मेडल इसने जीत लिया, इंडिया पुलिस में इसने जीत लिया, ये खेल रहा तो इसका प्रमोशन क्यों नहीं हो रही, सारी चीज़ें नहीं हो रही। तो वो सब प्रेशर होता था, मगर एक दौड़ था वो सीखने का, वो सीखा मैंने उससे। मेंटल इशू हुआ कुछ उस टाइम पे? प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ दिमाग में कि सब क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, मैं इतने मेडल जीत रहा हूँ, डिपार्टमेंट भी मुझे बार बार सस्पेंड। एक्चुअली क्या था कि हम जहाँ से आए हैं ना, हम उस जगह से आए कि हमें आज तक ये नहीं पता कि स्ट्रेस क्या, एंग्जाइटी क्या, डिप्रेशन क्या है। हमें घर वाले पीटते थे, पड़ोसी पीटते थे, स्कूल में टीचर पीटते थे, फिर घर वाले पीटते थे कि भैया बाहर लड़के आओ वहाँ पीट के आओ, या फिर हर जगह घर वाले- पीटते थे। तो हमारा वो जो मेंटल लेवल था ना बहुत स्ट्रॉन्ग, आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहते हैं ना कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक बात सोचता हूँ कि भैया, कहते हैं ना कि मैं किसी भी चीज़ की ना मैं हार नहीं मानता, मैं कोशिश करता हूँ कि भैया फिर बार बार मेहनत करता हूँ, फिर बार बार मेहनत करता हूँ। मैं कोशिश की, फेल हुआ, फिर कोशिश की, फिर फेल हुआ, फिर से कोशिश की, फिर से फेल हुआ, मगर बेहतर फेल हुआ। तो मैं अपनी ज़िंदगी में वही करता हूँ कि भैया सीखना एक प्रोसेस रहता है। एक पुरानी कहावत है कि हालात के कदमों पे सिकंदर नहीं गिरता, टूटा कोई तारा तो ज़मीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं दरिया शौक से समुंदर में, मगर समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। तो भैया हालात चाहे कैसे हो, कुछ भी चीज़ हो, लोग है ना आपके बहाने नहीं देखेंगे, सफलता और बहाने साथ नहीं चलते। सक्सेस एंड एक्सक्यूज डोंट वर्क टुगेदर। इफ यू एक्सक्यूज देन फॉरगेट अबाउट सक्सेस, इफ यू वांट टू सक्सेस देन डोंट गिव एक्सक्यूज। तो भैया दुनिया इन देखती कि आपके साथ क्या हुआ है, आपने क्या किया है, दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है। रिजल्ट सही है तो ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं कहाँ से लड़ा, क्या आया, उनको कोई महत्व नहीं रखता। उनको महत्व ये रखता है कि भैया ये इंसान कहाँ पहुँचा है, क्या जर्नी है, क्या कर रहा है। तो इसीलिए आपके रास्ते में ढेर सारे स्पीड ब्रेकर आए। कौन सा गेम खेलने गए थे जब आपको पता चला कि आपको फिर दोबारा सस्पेंड कर दिया, और फिर आपने कोर्ट से कुछ, क्या किस्सा है वो? एक वो इंसिडेंट हुआ था, मैं उस टाइम ईएल पे चल रहा था, एक्स्ट्रा लीव होती है, हाँ तो मैं छुट्टी पे चल रहा था और मुझे पता चला कि भैया कोई इटली में कोई मिट्टी कुश्ती की चैंपियनशिप हो रही थी। और तब उस टाइम पे ये कबूतरबाजी और ये सब बहुत चल रहा था। तो मुझे पता नहीं होता था कि क्या कबूतरबाजी है, क्या ये सब है, क्या कुछ है। जैसे दलेर मेहंदी साहब समझ थे गया मैं, या सत्येंद्र बीटी जी थी, वो पकड़े गए थे उस टाइम पे। तो वो इटली टीम जा रही थी, तो अब पहलवान के पॉल जी कमिश्नर होते थे उस टाइम। में साउथ अफ्रीका से जीत के आया, मेरा पुलिस हेडक्वार्टर में फोटो लगा हुआ, मैगजीनों में फोटो लगा हुआ, उन्होंने अपना नंबर मुझे दिया कि कुछ भी बात हो जाए मुझे फ़ोन करो, वी प्राउड ऑफ यू, प्रमोशन की फाइल चल रही है। तो वो भैया वो जाने लगे, वो बोले इतने पैसे दे देंगे भाई, आज आप लड़ने आओगे, इतने पैसे दे देंगे, ये हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो यार 2 पैसे वो कर लें। तो मैं एयरपोर्ट में पहुंचा, ऐसे कई बच्चे थे उस टीम में। उसने बोला हाँ भैया यूरोप जा रहे हो, डीसी भी था FRR होगा। तो मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया कि भैया ये अगर जाने दोगे तो दूसरी बार होगी, नहीं तो पहली बार ही रहेंगे, ये पहली बार यूरोप जा रहे हो। उसने ऐसे कुछ बोला। फिर बोला आप कौन हो? मैंने कहा आप कौन हो? व्हाट इज दिस? उन्हें इंग्लिश में कुछ बात की, तो इंग्लिश आती नहीं थी। मैंने कहा तमीज से माले बात करना, दिल्ली पुलिस में हूँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस में एक पहलवान था, उसकी समझ थी नहीं। बोला तो आप अपनी परमिशन दिखाओ, NOC दिखाओ। मैंने कौन सी NOC, कौन सी परमिशन, आप डीसी पे लग रहे हो? बोला लग रहा हूँ। तो मैंने देख लो ना, मैं के पॉल जो को फ़ोन लगा रहा हूँ वहाँ पे रात को कि सर कोई एक डीसीपी कह रहा है, आपने आपको एक बात करना। बोले कमिश्नर को, मतलब समझ कि क्या कुछ है। उन्होंने पता नहीं क्या बात की, रात को मैं सस्पेंड किया और आगे आगे मुझे पता चला कि डिसमिस कर दिया उन्होंने। ये FRR वाले ने या CP साहब ने? नहीं, FRR वाले ने कुछ लिखा और बहुत लिख दिया, मुझे जाने नहीं दिया। उस दिन रोक लिया, मेरा पासपोर्ट सुबह उसने मुझे उससे वहाँ से दिया। और फिर बोला, गुस्से में बोला यार मैंने तेरी नौकरी ख़राब कर दी है, अब आपकी नौकरी बचेगी नहीं। और उसके ऑफिस में मेरा फोटो लगा हुआ, मेडल मैनी स्पॉन्सर नोन मैगजीन। बोला मुझे बाद में समझ में आया, बोला फिर गुस्से मैंने आपकी नौकरी ख़राब कर दी, अब तो भैया आपकी नौकरी बचेगी नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आपने अपना काम कर लिया, हम अपना काम कर लेंगे, परमात्मा अपना करेगा।
तो मेरे पास ना जॉब, ना मेरे पास पैसे, ना घर वालों को मैंने बताया कि मैं क्या बताऊंगा उनको, इतना नॉर्मली इधर उधर रह रहा। मैं से छोटी छोटी वो करके काम करता। एक टाइम ऐसा देखा मैंने अपनी लाइफ में कि मैं 102 बुखार में कुश्ती लड़ता था 50 रुपये के लिए। मेरे पास सुबह खाना नहीं होता था, ये मैंने बहुत देखा है। 30 किलोमीटर पैदल जाता था, पैरों में जूते नहीं होते थे, यहाँ पे सर्दी गर्मी बहुत हार्ड होती है, ट्रैक सूट नहीं होता था, कुछ चीज़ें नहीं होती थी। तो बेसिक से बहुत लड़के आया हूँ। फिर मेरे पास मुंबई दिल्ली जैसे शहर में रहना, मेरे पास ना पैसे ना मेरे पास और कुछ, और मेंटली भी इंसान परेशान रहता है कि भाई नौकरी थी वो चली गई, ये सारी चीज़ हो गई। कौन सा साल था ये, कुछ 2005-6? ये 6-7 था आई थिंक मेरे हिसाब से। और आपको जब डिसमिस कर दिया उसके बाद आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, मैं वहीं पे मैं कोशिश कर रहा था कि भाई क्या है, कैसे क्या करना है, कोई क्या गाइडेंस भी नहीं, कुछ पता कोई नहीं? गाइडेंस नहीं, कोई कुछ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने एक वकील किया ऐसे करके कि भाई, या वो वकील उन सरकारी वकीलों से मिल गया, उसने मुझे केस करवा दिया अरे नीचे वाली कोर्ट में। फिर मैं सोचा चलो यार छोड़ दो, नौकरी जो होना है वो हो जाए, क्या फ़र्क पड़ना। फिर मैंने कोई हाई कोर्ट, बोले भैया ऐसे नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट से फिर मैंने एक वकील को बोला कि भाई आप पैसे वैसे लेना, कोई सैलरी मिले, ये सब कर ले। तो वो बड़ी मुश्किल से मैं ऐसे एक्सरसाइज करने वाला मिल गया था, वो तैयार हुआ। तो बोला ठीक है मैं केस वेस लड़ूंगा। उसके ऑफिस में, उसके ऑफिस तक जाने का मेरे पास ऑटो किराया नहीं होता था, या बस चलती नहीं थी। मैं ऐसे डॉक्यूमेंट पता नहीं होते थे, ऐसे डॉक्यूमेंट लेके जाता, ये सारी चीज़ें करता। फिर बीच में जब मैं कुश्ती कर रहा था तो कोई बोले कि भाई रेसलिंग पे शो बना रहे हैं, तो अखाड़े में आए, इधर आए उधर आए। तो मैंने सोचा यार कहाँ तुम नकली कुश्ती करवाओगे, कहाँ पे शो बनाओगे। तो देखो मुझे मौका मिला है मिट्टी कुश्ती खेलने का, मैटी कुश्ती खेलने का, कंट्री को रिप्रेजेंट करने का, WWE करने का, हाँ WWE भी किया आप प्रोफेशनल करने का। तो मुझे परमात्मा ने सब मौके दिए। तो मैं पहले बोलता था ये असली नकली कोई नहीं है, सबका अपना अलग चाम है, सबका अपना अलग वो है। तो फिर वो सब आए कि भैया कहाँ जाओगे, क्या करोगे, सब है। तो जैसे उस टाइम पे मुझे याद है कि सुशील योगेश्वर ये सब स्टेडियम में होते थे, मैं भी होता था वहाँ पे उस दिन उस दौरान। तो गुलाम साबिर पहलवान कई होते थे, बोले भाई हम जाएंगे उधर। सुशील ने बोला कि पहलवान जी जाना चाहिए, ये चलते हैं, चलो मैं भी चलूँगा। तो कोई पहुँचा नहीं, मैं वहाँ पे पहुँच गया, मैं और गुलाम साबिर पहलवान। मैंने देखा इतने बड़े बड़े उनके बाइसेप्स, ये सारी चीज़ें, क्या ही कुश्ती होती है। बहुत देखा, बहुत गिरना पड़ना था, ये सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। मुझे वहाँ से बोले कि, मैंने कहा भैया मैं ऐसे जाएंगे, दिल्ली पुलिस में हूँ। और तब तक नौकरी ऐसे ही चल रही थी ऊपर नीचे। बोला तब सैलरी मिलती थी 7-8 हज़ार रुपये, 9 हज़ार रुपये मुश्किल से। वो बोले कि मैंने कहा मुझे सैलरी मिलती है। और गुलाम साहब ने बोला इसको 20-25 हज़ार मिलते हैं, बोला महीने के 30 हज़ार देंगे। हमें पता नहीं होता था कि पैसे कितने क्या कुछ है। फिर क्या हुआ कि फिर मैं कोर्ट का ऑर्डर आया कि भैया नौकरी से मैं बहाल हो गया। अब मैंने कहा भाई नौकरी नहीं करनी। बोला नहीं नौकरी तो करनी पड़ेगी भैया। तो तब फिर मैं जब शो करने गया, ये सब करने गया, तभी मैं शायद सस्पेंड ही था वैसे जैसे होता नहीं था, तो बहाल हो गया। फिर मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैं छुट्टी ली, मैंने ऐसे नॉर्मली चल रहा था। तो वो मुझे पहले मुंबई ले गए, फिर साउथ अफ्रीका ले गए, फिर सारी उस शो का हीरो मुझे बना। तो मेरा वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। मैं एक बार रशिया गया था, मुझे याद है, ट्रेनिंग करने। मेरे दोस्त ने मुझे मदद किया, बाइक थी वो बेच दी, किसी से पैसे ले लिए, किसी कुछ कर लिया। तो मैं सोचा रशिया के रेसलर वर्ल्ड के सबसे बड़े रेसलर हैं, ट्रेनिंग करके आया। तो देखा कि बहुत बड़े रेसलर थे, मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो मुझे दुबई में एक मैच खेला जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता था। वहाँ पे पैसे मिलते थे 40,000, हारने वाले को 50,000, जीतने वाले को। मैंने कहा कुछ पैसे दे दूंगा मैं, वो कमी हो जाएगी। वो इंजरी हो गई, और एमेच्योर रेसलिंग में आपका ब्लीडिंग नॉन स्टॉप होता है, तो आप कुश्ती लड़ सकते, 1-2 मिनट से ज़्यादा आप मेडिकल ले नहीं सकते। फिर एक वो मेरे अधिकारी साहब होते थे, फिर वो एक बड़ी फेडरेशन की पोस्ट से पहुँच गए थे। मैं अपना वेट देता, ग्रीको रोमन में फ्री स्टाइल में मेरा नाम मिलता, इधर से मिलता तो उधर से मिलता। तो मैं कर नहीं पाया। फिर सबके फ़ोन आने लग गए कि भाई हमारे पैसे कब दे रहे हो, क्या है। तो मैं बहुत स्ट्रेस में था कि भैया ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास और कुछ है। तब तक नौकरी का ही चल रहा था, ना मेरे पास ये है। फिर तब मैं शो करने गया कि भाई यहाँ से मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं कर लूँगा, यहाँ से मुझे मिलेंगे तो ये कर लूँगा। तो तब मैं वहाँ चला गया। फिर मैं आया तो मुझे रिजाइन नहीं करने दें। अच्छा, आप पहले निकाल रहे थे, फिर निकलने ना दे? फिर निकल मुश्किल हो गया कि कैसे करूँ, क्या करूँ। या तो निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे, हाँ। तू अपने आप नहीं जा सकता। हाँ मतलब, या फिर ऐसे न्यूज़ आने लग गई, नाम होने लग गया। तो फिर मैंने रिजाइन दिया। मैंने बात की अधिकारियों से, मुझे आज भी याद है, पाठक साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। तब वो एडिशनल कमिश्नर समथिंग होते थे, एडिशनल कमिश्नर, अब तो स्पेशल कमिश्नर है। तो क्या करेगा, तो नीचे मजदूर है ना, नीचे पुलिस हेडक्वार्टर IT होता था उस टाइम पे, नीचे टोकरियाँ डाल रहे थे। मैंने कहा सर अगर वो कर लूँगा शायद मैं खुश रहूँगा। तो बोला अब छोड़ दे नौकरी तब मैंने रिजाइन दिया। मेरे पास 500 रुपये होते थे, घर वाले कहते थे क्या करेगा, क्या होगा।
तो भैया कई बार ज़िंदगी बनाने के लिए ना ज़िंदगी दाव पे भी लगानी पड़ती है। ज़िंदगी ऐसे नहीं बनती कि आप सोचो तो ये सब है। आपको ज़िंदगी में सबसे बड़ा आपका रिस्क पता है क्या है? कि ज़िंदगी में कोई रिस्क ना लेना। हाँ, सब स्मूथ चल रही है, जब स्मूथ खराब चल रही अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा है ना, तो आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हो, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। जब आपके रास्ते में बाधाएं आ रही है तो आप सही रास्ते पे हो। तो फिर मैंने छोड़ा, वहाँ से मुझे मौका मिला, मैंने देखा शो कैसा है, मैं प्रोफेशनल रेसलिंग में गया, वहाँ पे शो के थोड़े से मिले, शो का मुझे हीरो बनाया, बाकी चीज़ें की। एक वो बच्चा जिसने 5-10 हज़ार रुपये में कुश्ती लड़ना स्टार्ट किया था, वहाँ पे मैं 50-50 लाख रुपए में कुश्ती लड़ता था। प्रोफेशनली मेरा ऐसा हुआ, और फिर मुझे जब वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर मुझे बना दिया 2012 में। अमेरिकी का अलग कंट्री होती थी, अफ्रीकी का अलग होती थी, तो उसके बाद रियलिटी शो, टीवी सब मेरे पीछे भागने लग गए, ये करो वो सारी चीज़ करो। तो मेरी लाइफ का वो एक चेंजिंग मोमेंट था। तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने सोचा कि भैया मैं क्या हूँ, मैं एक छोटा सा पहलवान हूँ। तो तब से मैंने, जब से थोड़ा सा समझ में आया, तो तब पता चला कि भैया क्या करना है। हमारे से बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ढेर सारे पहलवान थे, आएंगे और रहेंगे, मगर हम कुछ ऐसा करें कि भैया हम कुछ लेगेसी छोड़ के जाएं। फिर जब आप मुंबई गए तो आपने उसके बाद कौन-कौन से शो किए? मैंने एक्चुअली पहला मैंने शो किया था 100% दे दनादन, जो कलर्स चैनल पे आता था, उसका मैं हीरो होता था। नाम चेंज किया, पहले मेरा नाम दूसरा होता था, प्रोफेशनल रेसलिंग आप में आया। एक बार नाम बता दो, मुझे तो पता है। पहले मेरा नाम होता था संजीत कुमार। क्योंकि बहुत सारे लोग ना मिस कर जाते हैं, जैसे आपके साथ एक ट्रेनिंग में थे, तो मैं बता रहा हूँ, अरे संजीत है। नहीं, मेरा नाम संजीत कुमार होता था पहले, और मेरी माँ ने, मुझे आज भी याद है, वो 20-25 पैसे में लिखता था नाम, कोई बच्चे गुम ना हो जाए, मेले में नाम लिखवा था। ये हाँ, एक मेला मेरे अस्तलबोर में लगता था, वहाँ पे मेले में नाम लिखवा था 20-25 पैसे में, 20-25 पैसे में लिखते थे नाम। तो एक मेले में नाम लिखवा था कि बच्चा गुम ना हो जाए, गुम हो जाए तो पता चल जाए, भीड़ होती थी। तो फिर मेरा नाम संग्राम सिंह किया उन्होंने। संग्राम, आप पूरा नाम आपका संजीत सिंह डांगी? नहीं, संजीत कुमार डांगी। संजीत कुमार डांगी। अब मेरा नाम संग्राम सिंह डांगी है, मतलब संग्राम सिंह हुआ, तो फिर मैं है ना इस नाम की नौकरी करता हूँ, और ये मैं नाम शूट भी किया। मैंने अपना नाम और चेंज कर दिया है, संग्राम यू सिंह कर दिया है, मेरे फादर साहब का नाम बीच में लगा दिया है। वो मेरा दोस्त है, उसने बोला कि भैया और तो पता नहीं ना, आप अपने फादर साहब का नाम लगा लो। मैंने कहा भैया इनका तो लगाऊंगा, ये तो सब कुछ यही है। तो फिर वो दौर आया, उसके बाद तो मैंने वो दे दनादर किया, फिर मैंने सर्वाइवर शो किया, जो बहुत बड़ा था, जहाँ पे मैं पायल से मिला, और उसे पहले मिला था। पायल जी आपकी वाइफ है? हाँ, तो मतलब 2013 में मिले थे आप? 2011 में मिला था। 11 में मिले थे, और अभी शादी हुई है आपकी? शादी हमने की है 2022 में। 22 में। तो भैया पहले देख लो, इतना परेशान हो लो, फिर देख लो कि भैया शादी के ठीक है, कि मुझे लगा कि हम दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। मैं नॉर्थ हूँ तो साउथ है, सोचना अलग, समझना अलग। फिर मैंने वहाँ से फिर जो देखा, फिर तो जो परमात्मा करता रहा। मेरा ये मानना है कि सूर्य के सामने कोई दीवार नहीं खींच सकता। अगर आप में टैलेंट है, पोटेंशियल है, तो आप आगे ही आओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपने घर खरीदा फिर मुंबई में? इंडिया टीवी एक शो किया, बिग टॉस, जो बिग बॉस के उस पर था। फिर तो मैंने ढेर सारे शो किए, वेलकम शो किया, वेलकम इट डाइन किया, फिर मैंने बिग बॉस किया। बिग बॉस के टाइम पे घर खरीदा हुआ था, और 7th सीजन में आए थे आप बिग बॉस? हाँ, बिग बॉस के 7th सीजन में आया था। और मैं उस शो का, आप यकीन करेंगे, मैंने आज तक अपना सीजन नहीं देखा है। और मैं बिग बॉस में गया ना, तो क्या होता था कि अखाड़े के बाहर से ऐसे 20 रुपये निक्कर, 30 रुपये बनियान में ऐसे आता रहता था, कोई ज्यादा में हाई फाई कुछ था नहीं, ऐसे ले गया था। हमारी इधर की जो है ना, नॉर्थ इंडिया में बच्चों को कपड़ों का शौक नहीं होता है, बॉडी का शौक होता है कि हम सुनो कुछ कर ले। तो मैं शो में पहुंचा, तो मुझे पता चला कि भाई ये 1-2 लाख रुपया कुर्ता भी आता है, या जिस बेल्ट पे जी लिखा होता था, वो बेल्ट 30-35 हज़ार रुपये की आती है। एच लिखा होता था, ये वो पता नहीं कौन सी ब्रांड है, उनके ब्रांड के नाम लेने चाहिए, वो 30-40 हज़ार के आते, जूते ही आते हैं। तो मेरे लिए कोई नई चीज़ थी। मैं सोचता था कि भाई इतने ढेर सारे हैं, इनका एंटरटेनमेंट मिल रहा है मुझे, इतने सप्ताह के इतने पैसे मिल रहे हैं, तो मैं सोचता था चलो ठीक है भैया। तो उस शो में मैं आया, और उस शो में आया तो मैंने उस शो का ना ट्रेंड चेंज कर दिया। उस शो का ट्रेंड क्या चेंज किया, सब सोचते थे भैया इसमें वो इंसान आते हैं जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, जिनकी करियर ख़त्म होता है। मैं एक ऐसा इंसान आता उस शो में, पहले भी बहुत आए होंगे, कि मैंने वहाँ से क्या, लोग ये बिलीव करने लगे नहीं यार आप अच्छे इंसान भी आते हैं, सही इंसान भी आते हैं। आपका वो पूरा सीजन मैंने देखा है। इवन आपका एक झगड़ा हुआ था जिसमें आपने बोला है एक मारूंगा उसी में मार दूंगा बस। अरमान के साथ मेरा झगड़ा होता। मैं शो में ना किसी को 2-4 आदमी को जानता था, सिर्फ अरमान को जानता था। अरमान की मैंने फिल्म देखी थी नाग वाली। हाँ, तो मैंने कहा यार पाजी आपकी फिल्म देखी थी मैंने नाग वाली, आप तो सच्ची में नाग हो यार। तो मुझसे पूरे सीजन में आपने बहुत अच्छा किया। इवन आप मतलब एक मेंटर का रोल किया, लेकिन आपने एक ही बार बोला, हाँ भाई इससे फालतू मैं लड़ नहीं सकता, मैं मारूंगा, एक ही मारूंगा, एक में मार दूंगा। मैं कोई जिको झगड़ा करता था ना, मैं उसको बोलता था भाई रहने दो यार, क्यों मेरी जिंदगी खराब कर रहा है, क्यों मेरी चड्डी त्याड़ में सुखा रहा है। मैंने कहा भैया आप कुछ कहोगे वो करोगे, मैं गलती से एक लग गया आप मर जाओगे यार।
तो मतलब हो गई ना ज़िंदगी खराब। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत, मेरे में बहुत संयम है, पेशेंस बहुत है, मैं किसी से झगड़ा नहीं करता कभी, क्योंकि जो मुझे कुछ बोलता ना, आजकल मैं ज़िंदगी जीता हूँ गौतम बुद्ध की तरह, 3 बार कोई बोलता तब 1 बार जवाब देता हूँ। तो जिसमें संयम है ना, उसको भगवान जी पराजित नहीं कर सकता। बस आप पेशेंस रखो। ये पेशेंस आप में बिग बॉस में आया या पहले से था? क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा शो है जो मेंटली बहुत तोड़ता है, मैंने ऐसा सुना है, मुझे तो पता नहीं। नहीं, पता है क्या होता है कि बिग बॉस तो कुछ भी नहीं है। हम जो ज़िंदगी में देख के आए, करके आए हैं, उसके सामने तो बिग बॉस क्या है, एक 5 स्टार घर में रहना है, खाना कम, पीना कम, पीने वाले पीनी बंद हो जाते हैं, सोना कम, तो आदमी इरिटेट हो जाता है, एक टॉयलेट, एक बाथरूम। मैं कह रहा हूँ कई बार है ना, जिम्मेदारियों से हम जल्दी बड़े हो जाते हैं। हम घर में 13-14 साल की उम्र में बाहर निकल जाते हैं, 14-15 साल की उम्र में, तो जिम्मेदारी हमें बड़े करते हैं, और ढेर सारे सपने ना जिम्मेदारियाँ खा जाती हैं। इंसान करना कुछ चाहता है। तो मैं ज़्यादा मैच्योर हो गया था, मुझे तोड़ता नहीं था वो, तो मैं समझता था कि भैया ढेर सारे वो हैं। सब ने बोला कि मैं ये करने आया हूँ, वो करने आया हूँ बिग बॉस में। मेरे से पूछा कि भैया आप क्यों आए हो सलमान जी ने? मैंने कहा जी एक वो घर खरीदा था, उसकी ईएमआई देनी है, तो बोले इतने ये पैसे आपने दे। बोला है हाँ, शायद। मैंने बोला था शो में कि जी, वो बोले कि इतने पैसे दे देंगे आपको पहले एपिसोड में, आप बाहर जाओगे, तो मैंने कहा इसलिए मैं आ गया, तो मुझे कुछ नहीं पता था। एक शो मुझे याद आ रहा है आपका, उसमें कुछ आपकी लड़ाई हुई थी, किसके साथ, शायद कोहली अरमान के साथ हुई थी या किसी और के साथ हुई थी, तब सलमान जी ने आपके मेडल गिनवाए थे और पूरा इंडिया उस टाइम हैरान रह गया है। तब तक उसके, हो सकता है आपके बारे में ना जानते हो लोग उस टाइम पे, हम तो आपसे कनेक्टेड थे क्योंकि आप देसी थे। तो मैं वो एपिसोड आज भी मेरे माइंड में याद है कि यार जब ये आदमी ग्रोथ के बारे में बता रहा ना, तो ऐसा बनो कि जब सलमान खान जैसा, ये मेडल, ये मेडल, ये मेडल, ये देखो मेडल। देखो पता है क्या है कि मैं पहले कुछ बोलता नहीं था, चुपचाप रहता था। फिर क्या हुआ कि एक टाइम आया कि भैया जिसने ज़िंदगी में जो अचीव किया है ना, वो अपने हिसाब से नंबर वाइज आ जाओ, कर्म वाइज। आपको सबसे पीछे खड़ा किया था शायद। पीछे से आगे था, तो एक लड़की थी जो अब है नहीं, वो प्रत्युषा मेरी अच्छी दोस्त है, मालिक उसको स्वर्ग दे, परमात्मा। अच्छा, वो तो है। नहीं, उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था। बिग बॉस में थी आप? हाँ, बिग बॉस में थी मेरे साथ में, प्रत्युषा बनर्जी। अरे तो हाँ हाँ तो हाँ, बीच में से। सेकंड नंबर पे एक और मेरे दोस्त हैं फिलहाल, वो थे, कुशाल थे, फिर और ऐसे सब लाइन पे खड़े थे। तो मैंने उनको कहा मैं क्या बोलूँ, मैं तो, मेरी तो ज़िंदगी कुछ है ही नहीं, मैं तो एक रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट से स्टार्ट किया, और मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, और प्रोफेशनल रेसलिंग में आया तो ऐसे कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन बनाया, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बना, तो मुझे पता नहीं कि भैया क्या अचीवमेंट क्या है। मैंने ऐसे ही नॉर्मली एनडी से बात कर रहा था। हाँ हाँ। तो अगले दिन सलमान जी आए, तो उन्होंने फिर उन्हें क्लास लगाया और सारे सब गिनाए। वो मेडल लेके आए थे शायद हाथ में? नहीं, मेडल लेके नहीं आए थे, उन्होंने ऐसे कुछ कैटेगरी में कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी उनकी। उस टाइम मुझे आवाज़ भी कम आ रही थी कि वो क्या बोल रहे हैं। मैं तो हाँ सर, मतलब ऐसे समझ लो, बहुत उसमें थे वो। और मैं भी, मेरे साथ ही झगड़ा करके उन्होंने वो किया था। क्या हुआ कि मैं बोलता नहीं था किसी के बारे में, वो ऑब्जर्व करता था। एक एपिसोड बिग बॉस बदमाश है, उसने बोला कि भैया आप अंदर आ जाओ और आपका एक लाई डिटेक्टर टेस्ट है, कि झूठ पकड़ने वाला टेस्ट है, कि इन सब के बारे में आप क्या फील करते हो देना है। और वो कार्ड उनके हाथ में दे दिया था सबके। तो मैंने बताया, उन्होंने सब घर वालों के बारे में, सबके बारे में, मुझे क्या पता था, सब सुन रहे हैं, पब्लिक तो सुन रही है, भी सुन रहे हैं। तो फिर वो हुआ ना, उस दिन के बाद कि मुझे जब सलमान जी ने वो गिनाना बताया, तो उस दिन के बाद सब मुझे नॉमिनेट करने लग गए थे। उससे पहले मुझे कुछ समझते थे नहीं। मेरा व्यवहार पहले भी वैसा ही था, बाद में वैसा ही था। क्या होता है, याद रखो, अच्छा इंसान पता कौन होता है? बड़ा इंसान वो नहीं होता जिसके पास घोड़ा गाड़ी, बड़ा इंसान वो है जिसके पास बैठ के आप छोटा फील ना करो। बड़ा इंसान वो नहीं होता। तो मैं तो आज भी समझता हूँ कि वह सिंपल लिविंग आई थिंकिंग। मेरे उधर घर में जो काम करते डोमेस्टिक हेल्प है, मैं उनको जी करके बात करता हूँ। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलता हूँ, उनको जी करके बात करता हूँ। मैं सबसे ऐसे ही बात करता हूँ। तो मेरा ही मानना है कि भाई आपके लिए सब सेम है, सब बराबर होने चाहिए। तो मेरा व्यवहार तो वही सेम ही था, मेरा उनके साथ सब कुछ सेम था। फिर वो चीज़ें देखी, फिर वो चीज़ें आई, पब्लिक को पता चला। फिर मुझे पता लग गया कि भाई अब मैं शो में आगे जाऊँगा। विनर वोटिंग का मुझे पता नहीं कौन जीतेगा, कौन हारेगा, मगर उस शो से मुझे फ़ायदा हुआ। बहुत अच्छा शो था, नो डाउट। उसके बाद मैं एक डिफरेंट लाइन पकड़ी, मैंने मोटिवेशनल स्पीचेज़ की, बाकी मैंने ढेर सारे शो किए, बाकी चीज़ें की। जितना मैं उस शो को ऑब्जर्व कर पाया ना, मतलब एक आप ऐसे पर्सन उभरे उस शो से कि जो रियल है, जिसे किसी को गलत बोलने से, मतलब इस शो में क्या है कि अगर आप किसी के साथ लड़ाई कर रहे हो, अब्यूज़ कर रहे हो, तो बाहर अच्छे दिख रहे हो, ये ऐसा माना जाता है। आप एक ऐसे आदमी थे जिसको फैमिली का कोई भी आदमी देख सकता था। मतलब बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई सीज़न में, यहाँ तक कि सलमान खान के अगेंस्ट ट्रोल भी हुआ है। वो सीज़न बेस्ट भी था, उस टाइम में भी कंटेस्टेंट डिफरेंट थे। उस टाइम पे शायद कुशाल की और कुछ फाइट हुई थी, उसमें सलमान सर के बाहर ट्रोल भी बहुत हुआ है। आप अकेले एक ऐसे आदमी थे जो मतलब सोबर, सिंपल, अच्छे से खेल रहा है, किसी को कुछ नहीं बोल रहा है।
कोहली ने आपको उकसाने की भी बहुत कोशिश की, लड़ाई भी हुई, फिर सलमान खान ने आपके बारे में ऐसी बातें की, तो आप एक हीरोइक, मतलब एक हीरो होता है ना, वो इमेज निकली थी आपकी। और उससे मुझे फ़ायदा भी बहुत हुआ। देखो बिग बॉस एक अच्छा शो है, हालाँकि मैं देख नहीं पाया क्योंकि अब मैं देखूँगा तो मुझे बुरा लगेगा, मेरे सारे दोस्त हैं कि मैं यार हाँ, वो कि किसने बोला, उसने बोला, छोड़ दो। फिर मुझे टाइम नहीं मिला कि किसने क्या किस सीज़न में क्या किया। अब मुझे मौका मिला ना तो मैं बिग बॉस में कंटेस्टेंट बन के नहीं जाऊँगा। मैं गेस्ट बन के जा सकता हूँ स्पेशल कुछ उसके लिए। कुछ दिन के लिए जैसे गेस्ट। हाँ, गेस्ट बन के जा सकता हूँ, मैं कंटेस्टेंट बन के नहीं जाऊँगा। आपने अपने शो के अलावा कोई सा बिग बॉस सीजन देखा है? कोई भी नहीं देखा मैंने, कोई भी नहीं देखा? कोई भी नहीं। पहले ना बाद में? एक बार खली का मैंने सीज़न देखा था, जो खली जी आए थे। एक मैच होने वाला था, उस टाइम में केस हो गया था। खली जी गेस्ट होते थे उसमें, और उन्होंने क्या किया था कि ऑर्गेनाइजर से पहले पैसे वैसे हो गए थे उनके, तो क्योंकि वो स्टार थे, और एक दिन पहले उन्होंने मना किया कि भैया मैं WWE मना करे, मैं नहीं आ सकता। तो ऑर्गेनाइजर सब मारा जाएगा, उसमें मेरे फोटो भी छपे हुए थे। तो वो मैंने उनका सीजन देखा था। और जो खली साहब है ना, बहुत इंटरनेशनल सेलिब्रिटी होते थे। शो के बाद उनका सब कुछ खत्म हो गया था क्योंकि उनके सब चिल्लाते रहते थे, हाँ, वो सब वो बैठे इमेज रहते खराब हो गई थे। थी। तो बहुत मतलब मैंने उनके 2-3 एपिसोड देखे थे जो बाहर आते थे ऐसे। तो फिर मैंने देखा कि इनको जाना चाहिए था, क्योंकि मैं तो गया, मैं तो कुछ था नहीं भैया, मेरी इतनी पब्लिक कोई इमेज थी नहीं। तो अरे फायदा भी पहुंचाता है, नुकसान भी पहुंचाता है। तो मुझे फायदा हो गया जिस हिसाब से मैं रहा, जिस हिसाब से नॉर्मली रहा। तो बाकी क्या होता है कि मुझे किसी की बातें प्रभावित नहीं करती। मैं सोचता हूँ ना, चलता हूँ, कुछ चीज़ करता रहता हूँ। अच्छा, कुछ विनर जो हैं, एक दो विनर मेरे अच्छे मित्र भी है, संबंध भी, लेकिन मैंने उनसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा। मेरा मन कर रहा है आपसे पूछूं। जैसे आप एक रियल पर्सनैलिटी, अंदर ऐसा कुछ होता है? मैंने तो रियलिटी शो किया है। जब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कुछ स्क्रिप्ट आ रही है लिख के, या जबरदस्ती आपको उकसाया जा रहा है। देखो मैंने इंडिया के बहुत शो किए हैं, रियलिटी शो तकरीबन सारे करने का मौका मिला। डांस का ABCD नहीं आता, डांस के शो किए हैं। डिस्कवरी हिस्ट्री के शो किए हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है। डिस्कवरी चैनल पे एक ऋतिक रोशन जी मेरी लाइफ स्टोरी बता रहे थे, या हिस्ट्री पे एक IRT शो था हमने किया, आइस रोटर कर, मैंने, मंदिरा ने, वरुण ने। इसमें कोई अंदर कुछ था नहीं, टास्क दिए जाते थे हिडन, कोई कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। शो बहुत जेन्युइन है। विनर वोटिंग का मुझे पता नहीं कि जैसे मैंने पता नहीं, मैं मेरा चहीते मित्र है, वैसे तो मैं नाम नहीं, उन्होंने बोला यार इतना उकसा देते हैं ना खाने की वजह से कि मेंटली इतना प्रेशर हो रहा है, जबरदस्ती लड़ाई होती है। देखो खाने वालों का खाना कम है, सोना कम है। एक टॉयलेट एक बाथरूम है। एक मेरा दोस्त था, एक नाम भूल गया मुझका, आया वो बाथरूम बैठे गाने गाता था। आप किसी को हाथ लगा नहीं सकते, सब पेट पकड़ी बाहर खड़े रहते थे, वो बाथरूम में गाने गाता था। दिन में झगड़ा करते थे, रात में बोलते थे कि हॉन्टेड प्लेस है, वहाँ पे भूतिया है। मुझे उठाते थे कि बाथरूम जाना है। दिन में वो झगड़ा करते थे, तो मैंने कहा दिन भैया में वो बन रहे हैं, हाँ दिन में रात बन रहे, में रात को कहते बाथरूम जाना है। तो मैं सलमान जी से बोलता था कि भाई निकाल दो, ये तो ना दिन में रहने देते ना रात को सोने देते। तो मतलब एक अलग चाम था। वो एक दुनिया ना बिग बॉस है। आप कुछ भी बोलोगे तो समझ लो कैमरे चल रहे हैं, कहीं से भी आपकी बुराई बहुत तेज भागती है। यहाँ पे की तो अगले दिन आपके सामने आ जाएगी। अच्छा ही दो ना। जब आप जिंदगी में किसी अच्छा कर रहे होते हो ना, मेक श्योर आप ये मत करो कि आपको अच्छा करेगा। आपका कहीं ना कहीं परमात्मा अपने आप अच्छा कर रहा है। वो करे ना करे। हाँ, तो अच्छा करो बस, और उनकी मदद करो। जिन जिन अगर आप एक्चुअली अच्छाई कर रहे हो ना, तो भैया उनकी मदद करो। जो बदले में आपकी मदद नहीं कर सकते ना, वो चैरिटी है। और आप चैरिटी कर रहे हो, किसी को चाह रहे हो, तो यू आर नॉट डूइंग चैरिटी, यू आर डूइंग बिजनेस। अगर आप चाह रहे हो कि भैया मैंने इसका एक किया, बदले मुझे मिलेगा, तो फिर आप बिजनेस कर रहे हो, फिर आप चैरिटी नहीं कर रहे। एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल और टूटती भी है फिर वो। टूटती भी है। तो इसके बाद आपने बहुत सारे रियलिटी शो किए, उसके बाद आपके गाने वाने भी। मैंने गाने किए, मैंने फिल्म की। तो मुझे फिल्म का पता नहीं होता था फिल्म में क्या है, क्योंकि मुझे आज भी बहुत प्यार मिलता है मीडिया से। मुझे स्पोर्ट्स से लेके, एंटरटेनमेंट से लेके, लाइफस्टाइल से लेके बहुत मुझे वो उनका शुक्रगुजार है कि उनको पता कि अच्छा इंसान है। वो बहुत मुझे छापते हैं, बहुत लिखते हैं, सब करने का मौका मिला। फिर मुझे एक टाइम लगा कि भैया मुझे पता चला कि ये चीज़ सीरियस है। मैं एक फिल्म करने वाला था, इंडिया के फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट की बायोपिक, श्याम बेनेगल जिसको डायरेक्ट कर रहे थे। हाँ, ये मैंने वेट कम किया KD जाधव साहब पे। 3 साल मैंने दूसरा प्रोजेक्ट को किया, नहीं 3-4 साल अपने 2 पैसे लिए, 2 पैसे अपने जो कमाए थे वो बैठे खाए, सारी चीज़ की, मेहनत की, और किसी कारण से फिल्म अनाउंस होकर रुक गई। कोई दूसरा आदमी होता स्ट्रेस में ज़्यादा, डिप्रेशन में जाता। मैंने सोचा यार इतने लेजेंड से सीख लिया। तो कई बार मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि मैं एक फिल्म करने वाला था महेश भट्ट साहब के साथ में। दो प्रोड्यूसर आए, वो आपका पोस्ट भी आया है शायद। 2 प्रोड्यूसर आए। एक पंडित जी थे, एक लड़की मुस्लिम थी, उनको मैंने अपने टेरिस में मिलवा दिया, और मेरी फ़ी तय हुई कि भैया फ़ी देंगे, सारी चीज़ करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो दूसरा प्रोड्यूसर था वो भी थोड़ा बदमाश था, वो इस टाइम पे कर देंगे, उसने नहीं किया। या दूसरी जो लड़की थी उसका मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, वो कभी यहाँ झगड़ा कर रहे हैं, कभी वहाँ खड़े हैं। कोई उन्होंने चंडीगढ़ पता नहीं कहाँ पे FIR करवाया। मैं देख रहा हूँ कि भैया मेरा नाम क्योंकि संग्राम भाई के थ्रू मिले थे, ये सब हुआ था। तो कई अनवांटेड दिक्कत भी आई, समस्या भी आई। और देखो लाइफ ये है,
जब मैं, मुझे आज भी याद है, मैं एक एमवे का शूट कर रहा था, मैं और मीरा भाई चानू वहाँ पे, और उस टाइम में एफआईआर का मुझे फ़ोन आ रहा थाने से, कोई सब इंस्पेक्टर फ़ोन कर रहा है कि जी कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। और उस टाइम मुझे सीएम साहब से और डीजीपी से बात करनी थी ऑनलाइन। मैं एक अपनी गाड़ी होती थी कोई, वो उन्होंने गाड़ी दे रखी थी, मैं रोड पे जाके मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो उधर सीएम साहब भी कह रहे हैं कि हाँ संग्राम जी थैंक यू, डीजीपी साहब कह रहे हैं थैंक यू सो मच, जो आपने 5 मिनट दिया, आए आपने सब किया। उधर से आइए फ़ोन आ रहा है कि थाने कब आ रहे हो। एक चीफ मिनिस्टर और डीजीपी से कह रहे हैं कि थैंक यू सो मच संग्राम जी, जो आप आए, आपने सब किया। उधर से एक सब इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि थाने के बाहर। तो मैंने कहा ये लाइफ है, समझ रहे हो। तो समझ रहा। वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें होती थी। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया कि भैया आप जिन्होंने किया उनको तो आप बोलते नहीं हो। मैंने कहा मैं पुलिस में रहा हूँ, कि मैं भी जानता हूँ कि क्या कुछ है। वो कहने ना अनवांटेड एंटी स्पेक्ट्री करवाओ, ये सब करवाओ, तो खुद करवाना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि जो जिम्मेदार होता है ना, सारी परेशानी उसी को उठानी पड़ती है। जो जिम्मेदार नहीं होता उसके लिए क्या है, उसके लिए तो नॉर्मल चीज़ें। बॉलीवुड के बारे में क्या विचार है आपका, मतलब जैसे बाहर से इतना सुंदर दिखता है। बॉलीवुड से खूबसूरत को लाइन है ही नहीं। इतनी जल्दी फेम, शोहरत, इज्जत कहाँ मिलेगी। अब मैं करण जौहर साहब से लेके सबसे बात करता हूँ, करण जौहर जी से सबसे बात करता हूँ, और मैं उनको जी कहता हूँ, सब जी कहते हैं। काम करना एक अलग बात है, काम आप किसके साथ कर रहे हो। जब मैं मिलता हूँ सबसे जी करके बात करता हूँ, जी करके बात करते हैं। आज तक मुझे गलत इंसान मिला ही नहीं। सलमान भाई से बात होती कभी? हाँ बिल्कुल, कई बार बात होती है, तो मिलते हैं नॉर्मली। मगर मैंने आज तक कभी किसी को काम के लिए नहीं बोला। ये तो मैंने देखा है आपका। मैंने ना कभी किसी को बोला। इवन मुझे याद है कि एक बहुत बड़ा सुपरस्टार था, मैं उसको आज भी उसका फ़ोन आता, मैं बोलता हूँ कि और भाई साहब काम ना ठीक चल रहा है, कोई जरूरत हो बता देना। हम तो वहाँ से आए ना, हम तो देने वाली आत्मा यार, देवता देने वाला होता है, देवता, समझ रहे हो। हमने, मैं आजकल तो और मैं सेल्फलेस सोचता हूँ, मगर कहना मतलब कि बाकी सब जरिया बंदे करता वो है। हम एक बार बोल सकते हैं काम होगा, दूसरी बार बोला नहीं जाएगा। जो हमारा, जहाँ से हम आए हैं, जो खुददारी है ना, वो खून में है, खून में। वो कहते हैं ना कि हम सूखी रोटी खा लेंगे भैया, प्याज के साथ खा लेंगे, मगर वो नहीं किया जाएगा। एक बार मुझे याद है, मेरे अकाउंट में 920 रुपये होते थे, मुझे 2.5 करोड़ का कोल्ड ड्रिंक ऐड आ गया। 2.5 करोड़ का कोल्ड ड्रिंक ऐड आ गया 3 साल के लिए, 920 रुपये मेरे अकाउंट में होते थे। और मैं किसी घर पे ऐसे रह रहा था, मैंने मना कर दिया। क्यों मना किया? वो बोले भैया आपके होर्डिंग लगेगी, आपका ये सब होगा, आपका ये सब होगा, इतनी फैन फॉलोइंग बनेगी। मैंने इसको बोला कि भैया अगर 2 बच्चे ही फॉलो कर रहे हैं, मैं उनको जहर पिला रहा हूँ। और रात को सुकून से सोना, तो दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है। और मुझे आज भी याद है कि 3 दिन बाद उस एरिया मैनेजर ने मुझे फ़ोन किया, हु यू आर, वे हैव सचिन, धोनी, सलमान, ETC। मैंने बोला भैया वो अपने भाई हैं, सब करेंगे, पैसा घर पे रह जाएगा। मैंने तब थे 920, अब रह गए 610। आप बोलोगे कि भैया ये भी निकाल के दूंगा, फ्री में ऐड करूँगा, बोलो टॉयलेट साफ करना है तो कहने का मतलब ये कि जो चीज़ हार्मफुल है ना, मैं उसका बिल्कुल प्रचार नहीं करता। जो हमारे यूथ के लिए नुकसानदायक है, जो हमारे समाज के लिए नुकसानदायक है, जैसे गुटखा है, कोल्ड ड्रिंक है, तंबाकू है, शराब है, मैं नहीं करता उसका प्रचार, ना कभी करूँगा। आप पीते भी नहीं हैं? मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीता। कोई मैं चाय कॉफ़ी के लिए पूछता हूँ, पता क्या बोलता हूँ कि बीमार थोड़ी हूँ। तो बाकी कोई कुछ करे, मैं तो सकारात्मक चीज़ देखता हूँ, पॉजिटिविटी देखता हूँ। अब ढेर सारे जो हमारे बड़े बड़े एक्टर हैं या हमारे लेजेंड क्रिकेटर हैं, और ढेर सारे गुटखा बेच रहे हैं, तो मैं देखता हूँ यार किसके लिए, कहाँ से कमाओगे। जो मुट्ठी बंद करके आते, मुट्ठी खोल के जाना है। अब मैं उनको देखता हूँ, कई मेरे आइकन होते थे, अब मैं उनको देखता हूँ कि यार ज़्यादा 3-5 करेंगे ना, 2 रोटी से 1 रोटी पे आ जाए, किसके लिए कर रहे हैं वो सब। तो मैं उन सब से गुजारिश करता हूँ कि भैया यहाँ से भी कि आप सारी चीज़ वही प्रमोट करो जो हमारे एस्पायरिंग जनरेशन के लिए अच्छा, जो हमारे लोगों के लिए अच्छा, जो हमारे देश के लिए अच्छा है, वो चीज़ प्रमोट करो। तो मैंने वो ठान लिया कि चाहे मैं अब एंटी टबाको को कैंपेन को प्रमोट करता हूँ या बाकी कुछ भी करता हूँ, कि कोई वो चीज़ नहीं करनी जिससे मेरे देश का नुकसान है, यूथ का नुकसान, जिससे यूथ का नुकसान। यूथ, देश तो यूथ से ही बनेगा ना। सबसे ज्यादा यूथ हमारे देश में है, पूरे वर्ल्ड में सबसे यंग जनरेशन हमारी युवा देश हमारा है। युवा देश। तो तब से मैं कोई भी चीज़ करता हूँ, देखो मैं बहुत प्योर वेजिटेरियन हूँ। बीच में मैंने थोड़े दिन किसी कारण से ये एग वाइट खा लो भैया, डॉक्टर ने बोला ये कर लो वो कर लो, अब मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ बिल्कुल। और मेरा ये मानना है कि भैया आप वेजिटेरियन हो ना, तो आप कहीं भी सोच सकते हो, जैसा खाओगे ना वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप वेजिटेरियन हो, देखो हॉर्स, घोड़ा शाकाहारी, खड़ा सोएगा, खड़ा होता है, बैठ के सोएगा तो बीमार है। हाथी सबसे ताकतवर है, शाकाहारी है। हिरन शाकाहारी है, उससे तेज कोई भागता ही नहीं है। मांसाहारी तो जल्दी थक जाएगा। अगर आपको चेहरे पे ग्लो चाहिए भैया, मैं नहीं कहूँगा कि आप सबको करो, मेरे हिसाब से सात्विक खाना खाओगे तो सात्विक विचार रहेंगे। मेरा ओपिनियन ये है कि भैया अगर आप शाकाहारी रहोगे तो ज़्यादा ताकतवर रहोगे। मुझे शो की बात याद आ रही है आपकी, आपने शायद सलमान भाई को ये बोला कि इतने का तो मैं घी खा लूंगा। वो क्या था कि एक वो बोला कि घर में एक लड़का था, नाम तो क्या दूंगा, उसका दोस्त है मेरा, बोला ये शर्ट मैंने 2 लाख रुपए खरीदी,
तो मेरे लिए शौकिंग था कि भैया 2 लाख रुपए शर्ट भी आती है। हम तो वही डेयरी से कपड़े खरीदने वाले आदमी भैया 20 मैं रुपए का आपसे 30 पता रुपए क्यों का। कलेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं रोडीज में गया ना तो कोई कोई महंगे कपड़े, महंगे शूज, पता नहीं क्या क्या लेके आ रहा है। मैं लेके गया हूँ 2 जैकेट, अंदर से ही पहन लो, बाहर से ही पहन लो। आप यकीन करेंगे, आज भी डिजाइनर के मुझे कपड़े पहनता हूँ, कितना महंगा सूट है पता नहीं। ये मैंने जूते पहन रखे हैं, ये जूते रिसाइकलिंग से बने हुए हैं, कपड़े जूते हैं, 700-800 रुपये जूते हैं। मैं जो टी शर्ट पहनता हूँ 300-400 रुपये टी शर्ट पहनता हूँ। पहनने को तो मैं 1 लाख से ऊपर का भी सूट पहनता हूँ, 3 लाख का भी पहनता हूँ, 5 लाख का भी पहनता हूँ। घड़ी पहनने को बहुत पहनते हैं, आती है मगर मैं निक्कर बनियान में रहता हूँ। कपड़ों से अब कुछ नहीं होता। देखो इंसान क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, इंसान में क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने ये क्या जवाब दिया है उनको? तो मैंने बोला था कि जी मुझे तो पहली बार पता चला कि ये सब है होता है कि भाई साहब अगर इतने का तो घी खा लूंगा ना तो बगैर कपड़े घूमूंगा तो बीच चमकता रहूंगा। मैंने कहा चीनी बोरी आती थी पहले 500 रुपये की आती थी, अब शायद थोड़ी महंगी हो गई होगी। अगर शरीर में जान है ना तो कपड़े सिलवाए पहन लो, वो भी आपके ऊपर अच्छे लगेंगे, बेहतर लगेंगे। मेरे वाली बात है। तो मैं यही बोलता हूँ। तो मेरा मानना यही है कि कपड़े तो सेकंड चीज है। घी आप पहलवानी की है आपने, आजकल तो हम मतलब ट्रेंड मानते हैं कि बहुत नाप तोल के खाते हैं, स्पेशली जिस लाइन में मैं हूँ फिटनेस फेटर्निटी में। आपने कभी ऐसा करा है, नाप तोले खाया हो घी भी? अरे भाई जो घी नहीं खाता ना तो सबसे मूर्ख इंसान है। घी अगर सूखी लकड़ी पे डाल दो आप, सूखी लकड़ी लाल हो जाएगी थोड़े दिन में। ये तो कोई तेल वेल वालों ने किया, दूसरों ने किया, मैं कह रहा हूँ घी से बड़ी तो कोई अच्छा, हमारी एसेटी नहीं। संस्कृति को रोकने के लिए किया जा रहा है कुछ ऐसा? मैं कहीं कहीं सोचता हूँ कभी कभी ऐसा। देखो जो भारतीय संस्कृति है ना उसके अनुसार अगर आपने दूध घी नहीं किया ना, कहते वीगन हो जाओ, दूसरी चीज खाओ। अगर वीगन हो गए तो फिर गाय भैंस को सब मार देंगे यार, फिर वो कैसे होगा वो? मुझे ये चल रहा है ये मार्केटिंग गिमिक है। नहीं, बिल्कुल मार्केटिंग है। घी और दूध से बड़ी कोई चीज है नहीं। मैं कह रहा हूँ उससे ताकत किसी चीज में है ही नहीं। अब खुद बताओ ना, हेमा मालिनी चाहे कितनी खूबसूरत हो, मेरी माँ से खूबसूरत नहीं हो सकती। तो भैया माँ तो माँ ही है ना। जो हमारी जो ये है ना ये जो गाय भैंस जो हमारा ट्रेंड है ना, मैं कह रहा हूँ घी और दूध का खाना यार। ये घी दूध नहीं खाओगे तो आप क्या करोगे? बोलते हैं गेहूं मत खाओ, शाम को खाना मत खाओ। उनमें ज्ञानी को ज्ञान देता हूँ भैया, आदमी 9-10 बजे फ्री होता है, रोटी नहीं खाएगा शाम को तो 3 दिन में चक्कर आ जाएंगे। कभी भी स्किप मत करो, खाना खाओ उसके बाद थोड़ा सा 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद सो जाओ। आप एक दिन सप्ताह में फास्ट कर सकते हो, लिक्विड डाइट ले लो, गांव में छाछ पी लो या दूध पी लो, शहर में जूस पी लो, फ्रूट खा लो। तो कहने का मतलब ये कि अपनी उससे मत जुड़ो। और संस्कृति पता है हमारी क्या? भारतीय संस्कृति हालांकि सनातन धर्म है ना, बहुत साइंटिफिक है। मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं तो, मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं। हम सब मिलके ये भारत एक मजबूत देश बनता है। मगर साइंटिफिक पता है क्यों है? भूख के अनुसार खाना खाना ये प्रकृति है, और अपने आप से अपना खुद भूखा रह के दूसरे को खाना खिलाना ये भारतीय संस्कृति है। ये भारतीय संस्कृति। तो भैया हम उस संस्कृति से आए हैं। तो मैं किसी को मार के खाऊंगा या मैं कोई वेज खाता हूँ तो यार मैं कहाँ ताकतवर बनूंगा? बताओ ना, मैं किसी के जीव को खा रहा हूँ तो कौन सी ताकत? उस ताकत का मैं करूँगा क्या? वो ताकत क्यों चाहिए? समझे ना, उस ताकत का मैं क्या करूँगा? मैं किसी जीव को मारे खा रहा हूँ तो भैया ताकत क्या है? उस ताकत का क्या फायदा है? किसके लिए है? मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा तो हमें प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, तो मैंने खाया है नॉनवेज। लेकिन मेरी फैमिली को पता है, सबको पता है कि मैं सिर्फ मजबूरी में खा रहा है क्योंकि मुझे प्रोटीन पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि वेज भी हो जाता, लेकिन उस लेवल पे जाने के लिए नहीं हो पाता, तो मैं भी छोड़ चुका हूँ। मैं आपको उस लेवल के भी प्रोटीन वेजिटेरियन डाइट बताऊंगा। आप उस लेवल पे भी जा सकते हैं। अश्वगंधा खाओ, चने मूंगफली खाओ, और ढेर सारी चीज़ें, च्यवनप्राश खाओ, और अपना ये केसर खाओ। ढेर सारी चीज़ें हैं जो आजकल है ना, आप यकीन करेंगे। मैं नहीं कहता कि प्रोटीन गलत है या स्टीरॉयड गलत है। स्टीरॉयड जो लेते हो गलत है। स्टीरॉयड मत लो, आप बाकी चीज़ें आप खा सकते हो। मैं खुद एक बड़ी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, क्योंकि मैं तब बना जब मैंने खाया, मैंने देखा कि भाई वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, तो आप खा सकते हो, आप करते हो। और मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो बोलता हूँ करता हूँ, जो करता हूँ बोलता हूँ। ऐसे मुझे आपकी बात से याद आया, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है बॉलीवुड की जिन्होंने ऐड तो किया है, लेकिन एक शो में आने के बाद पीने से मना कर दिया कि इसमें शुगर है। देखो वो सबका अपना एक मुद्दा रहता है। मेरा ये मानना है कि अगर आप यहाँ से अपील कर पाए ना तभी वो चीज़ बिकती है। मैं किसी ब्रांड से जुड़ता हूँ, अगर उसका नुकसान होगा ना मैं पैसे नहीं लूँगा। जहाँ पे जाओ ना 1 रुपया कमाओ, 3 रुपया काम दे के आओ, तो सामने वाला वर्क एथिक्स होती है ना, देसी आदमी में होता है। फिर आपको बुलाएगा। तो भैया मैं ये मानता हूँ कि जो भी कुछ करना, आपको जैसे भी रहना है, आप अपने जो वैल्यूज़ है ना उनके साथ बना के रखो। मुझे आपकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे जैसे आप जब सक्सेस हो जाते हो तो एक टाइम होता है जब आप फेल हो रहे हो, आपको सब
रिजेक्ट कर रहे हैं, आपके बारे में भला बुरा बोल रहे हैं। जब आप एक दौर में कुछ बन गए, मैंने ऐसा सुना है कि दिल्ली पुलिस ने भी आपको इनवाइट किया एज ए ब्रांड फेस बनाने के लिए। इवन पीटा बोलते हैं, पेटा में प्रोनाउंसिएशन मुझे याद नहीं है, आप उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। आप इतनी सारी चीज़ों के ब्रांड फेस हो, और वो भी सोशलाइज चीज़ों के ज़्यादा, तो मतलब कैसे संभाल रहे हो ये भाई, बताओ थोड़ा सा। मैं ना बहुत काम करता हूँ, मैं सिर्फ 5 से 6 घंटे सोता हूँ, मैं बाकी 18 घंटे काम करता हूँ। बहुत ट्रैवल करते हो आप, बहुत आगे मोटिवेट मैं करते हो। मैं सप्ताह में मुझे मौका मिलता है, परमात्मा की मेहर है, 15 से 17 दिन में यात्रा करता हूँ। और मुझे मज़ा आता है कि भैया लेगेसी वही तो देखो, याद रखना वो बड़े हैं, आप अपने बच्चों को आगे लेके आओ, अगर उनके बहुत टैलेंट है, उनका टैलेंट आगे लेके जाते हो ना, उनको बड़ा करते हो, खुद बड़ा बनते हो, लेगेसी है। अब जैसे मैंने फिल्म भी की, तो हमारे सीएम साहब हैं, तो वो मुझे बोलते थे कि आपको यूथ के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई अच्छा आएगा तो मैं करूँगा, मैंने किया। तो बहुत टैलेंट है यहाँ बच्चों के साथ मैंने किया, तो यहाँ पे मैंने बहुत देखा सीखा। तो मैं काम करना एंजॉय करता हूँ। मैं पहले तो फ्लाइट में नॉर्मल जाते थे, आजकल बिजनेस क्लास में जाते, तो मैं टाइम होता है ना टॉयलेट में खड़ा, वो डिप्स मारता हूँ 100-200। बाहर वाले सोचते स्टमक अपसेट है, पेट खराब होगा, इतनी देर बैठा हुआ है, मगर मैं वर्कआउट कर रहा होता हूँ। मैं अपना नियम टाइम थोड़ा सा करता हूँ, अभी आपका इंटरव्यू फिनिश कर रहा हूँ, देर हो रही है, इसके बाद मैं एक्सरसाइज करने आ जाऊँगा। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है ज़्यादा, सिर्फ एक गिलास जूस पिया है, एक गिलास शेक पिया है बस, सुबह से सिर्फ ये पिया। तब से मैं कोई ये काम है, कोई इंटरव्यू है, कोई दूसरी मीटिंग है, कोई तीसरी है, फिर ट्रैफिक है, फिर आपके साथ है, अब आपके बाद भी किसी को फ़ोन करूँगा, तो मेरा मतलब ये चलता रहता है लाइफ में। मतलब एक आदमी की लाइफ का मकसद होता है, मैं ये देख रहा हूँ कि आपका मकसद सोशलाइज ज़्यादा है, फाइनेंशियल कम है। मैं कह रहा हूँ कि मुट्ठी बंद करके आए थे, मुट्ठी खोल के जाना है। और हम कुछ कर पाए ना, जब मैंने शुरुआत की, जब मेरे पास जूते नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, तो हमने गाँव में कैसे मदद करने की कोशिश की, जरिया बने, किस लड़के के माता पिता नहीं थे, तो ऐसी शुरुआत की। अब मेरी 165 फैमिली है, करता तो परमात्मा है। अच्छा, आप 165 बच्चों की फैमिली करता वो है, मैं उनका एक पोस्टमैन हूँ, चिट्ठी इधर से उधर करता हूँ, उनकी एजुकेशन का यूनिफॉर्म का जरिया बनता हूँ, जिसमें कितनी मेरे बड़ी गांव बात, से भी कुछ हैं, पूरे कहीं पे भी आपने बोला ये सब है, तो मैं सबका जरिया बन जाता हूँ। कितनी बड़ी बात है। एक टाइम आपके खाते में 500 रुपए है, आपको डिपार्टमेंट ने निकाल दिया, और आज आप सोशलाइज इतना, मतलब 165 बच्चों का टेक केयर कर रहे हो, उनकी वो मैं नहीं एजुकेशन, करता, वो करता है, जहाँ से कुछ होता है मतलब चला जाता है। बड़प्पन है और आपका। मैंने एक छोटा सा वो उसके लिए फाउंडेशन ही बनाया, जो मेरे कोई मदद करता नहीं, डेर होते, तो मैंने बोलता हूँ कि उन्हीं को दे दो भैया डायरेक्ट। मैंने उसके लिए बनाया नहीं कि भैया मैं किसी से वो लूँ, या मैं कोई इसको डोनेशन लूँ, या मैं मांग नहीं सकता किसी से, वो कुछ है ही नहीं, मांगने के लिए बनाऊंगा तो फिर सभी मांग रहे, सभी कर रहे, उसका फायदा क्या है। चैरिटी वो होती है कि इस हाथ को दो, दूसरे को पता ना चले। फिर किसी ने मुझे बोला कि आपको बोलना चाहिए था, कि और इंस्पायर होंगे उससे। कई बच्चे अब उनमें से डॉक्टर कर रही हैं, कई कुछ कर रहे हैं, तो मैं खुश होता हूँ कि भैया हम का, जैसे मुझे मैं आज भी मानता हूँ, मेरी बड़ी बहन है, वो मेरी माँ की तरह, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे बड़े भाई ने सपोर्ट किया है। तो बड़ी बहन जब पढ़ने जाती थी ना रोहतक, जब उनका गाँव में स्कूल नहीं होता था, तो बोलता था ये जाएंगे तो हम नहीं रहेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो मैं ऐसे जिद करता था, मैं सोचता था कहीं मैंने उनकी एजुकेशन मेरे कारण तो प्रभावित नहीं हुई। आज मैं सबका जरिया बनता हूँ, बोलता हूँ कोई बच्ची तैयारी कर रही है, कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, कि करने दो भैया इसको, उनको आगे बढ़ने दो। बाकी तो पुलिस रिफॉर्म्स में काम किया आपने कुछ? पुलिस रिफॉर्म में आपने देखा कितनी दिक्कतें हैं। मैं कह रहा हूँ कि पुलिस की जॉब है ना, मैं आज भी 4 बजे रेड लाइट होगी तो मैं खड़ा मिलूंगा आपको, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। पुलिस की जॉब है ना, थैंकलेस है। मैं कह रहा हूँ पुलिस से ज़्यादा काम कोई नहीं करता है। आर्मी बॉर्डर पे काम करती है, यहाँ काम एक्चुअली पुलिस करती है। 40 के बाद सब पुलिस वाले बीमार हो जाते हैं, ना उनके पास अच्छे टॉयलेट, ना उनके पास इतना घर, ना उनकी इतनी सैलरी। तो मैं कह रहा हूँ कि इतना बुरा माहौल है। मैं बताऊं एक बार छोटी सी बात, मैं समझ सकता हूँ। ट्रेनिंग की 2000 बच्चों ने, हमने 10 बाथरूम, 2000 बच्चे वहीं फ्रेश होते थे, और मतलब इतनी बुरी स्थिति देखनी पड़ती है। आपके 10 थे, हमने किया जब 4 थे, 3 थे। आप और भी ज़्यादा बुरे, तो मतलब इतना कुछ झेलती है, फिर भी थैंकलेस है, ये तो है। कोई नहीं, बाकी पुलिस का क्या है कि भैया बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ पुलिस के दिल से। वहाँ से मैंने बहुत सीखा है, बहुत अर्न किया है। कुछ खट्टी मीठी अनुभव हर जगह होता है, सकारात्मक देखता हूँ तो चलो ठीक, अच्छी बात है। अब मुझे ये अनुभव मिल गया, अगर पुलिस का मैं अनुभव नहीं लेता तो मैं कहाँ से होता। अब मुझे पता है कि भैया क्या चीज़ बेसिक है। कोई मुझे कहीं से फ़ोन करे, कुछ बात करे, मैं किसी अधिकारी से लेकर नॉर्मल सब डील करता हूँ, तो मुझे पता क्या चीज़ है। अब कोई मुझे फ़ोन भी करे ना, कुछ बात करे, तो मैं उसकी सुनता हूँ बहुत शांति से, वो करता हूँ। और पुलिस की आने के बाद और आपकी निडरता और बढ़ जाती है कि भैया, हाँ, कि पब्लिक डीलिंग बढ़ जाती है। अब मैं वहाँ देखता हूँ, मैं देखते ही पहचान लेता हूँ क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कितनी झूठ बोलते हैं। बड़ी अच्छी बात है। हमने दिल्ली यहाँ तो इतने बदमाश हैं सारे, डीएनए हमारा ऐसा है, हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे।
5 स्टार से कम चाय नहीं पियेंगे, बड़ी सी गाड़ी ले गए, चाहे उसमें तेल डालने पैसे हो या ना हो। दिखाओ। हमारे पास गलती से 5-10 लाख रुपए हो गए तो सोचेंगे गांव अपना है, 1 करोड़ हो गया तो शहर अपना है, 5 करोड़ हो गए तो देश अपना है। ये सब हम थोड़ा दिखावा ज़्यादा करते हैं। तो ठीक है, अब जो टाइम के हिसाब से देख रहा हूँ, अब आजकल मुझे ढेर सारे नए बच्चे मिलते हैं, सीखता हूँ उनसे भी, मैं भी उनको अपना अनुभव शेयर करता हूँ। और मैं आज भी मुझे याद है कि मैं कहीं जाता हूँ, लबासना जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, अपने आई कार्ड की कॉपी रखता हूँ आज भी जेब में, वो जरूर देखता हूँ कि देखो भैया आपने जर्नी स्टार्ट करवाई कहाँ से था। और एक क्लास में मैं एक बार फेल हो गया था, मतलब वो क्लास कर नहीं पाया था, और उस क्लास में जब मेरा चैप्टर आया ना किताब में, तो मैं हैरान था कि भैया कभी जो क्लास में कर नहीं पाया, फेल हुआ जिसमें, अब उस क्लास में मेरा चैप्टर आ रहा मेरे नाम से, तो एक उसकी शुक्रगुजार। मैं तो कुछ हूँ नहीं, मैं तो जीरो पे खड़ा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे से बहुत बड़े बड़े, मगर मैं कुछ ऐसा करके जाऊँगा अपने देश के लिए, समाज के लिए, कि भैया मैं अगर मान लो मैं सक्सेस नहीं हुआ, कुछ नहीं कर सकता, तुम कम से कम गाइड तो कर सकता हूँ, मैं नेतृत्व तो कर सकता हूँ कि भैया बच्चों का ये सब है कि वैल्यूज उनको दे के जाऊँगा, ढेर सारी चीज़ें दे के जाऊँगा जो उनसे नहीं आए। और ये पूरा भारत देश मेरा देश है, मेरा परिवार है, पूरा संसार हमारा परिवार है। अभी हमने देखा ना G20 हुआ, तब सबका ये नारा था कि भैया एक भूमि, एक कुटुंब, एक परिवार, पूरा विश्व। तो यही सब तो है। आज इतनी सारी बातें कर ली हमने, तो मेरा तो मन नहीं है खत्म करने का, लेकिन एक टॉपिक रह गया भैया। लॉकअप के बारे में बताओ थोड़ा सा, और हमारी भाभी जी के बारे में आप थोड़ा सा, शादी के देखो मैं बाद। उनके बारे में बोलूंगा, मगर मैं उस शो को पब्लिसिटी नहीं दे सकता, क्योंकि उस शो से मैं जुड़ा नहीं हूँ। हाँ ये तो शो क्यों बड़ा करें, सही बात। नॉर्मल शो आएगा, जो अगर मैं उससे जुड़ रहा हूँ फिर नहीं कमिटमेंट हो जाएगी मैं उस शो के बारे में बोलूँ। जिस शो से मैं फिलहाल जुड़ नहीं रहा, तो फिर वो एथिक्स नहीं है कि भैया आप किसी को प्रमोट करो। प्रमोशन पैसा प्रोड्यूसर के पास पहुंचेगा, उन सब के पास पहुंचेगा, वो चैरिटी में लगाते नहीं है, कुछ करते नहीं, तो उसको क्यों बड़ा। सही बात। देखो मेरा ही मानना है कि कोई कुछ माने या ना माने, मगर मैं जिंदगी में मैं मान के चलता हूँ कि भैया मैं कुछ करूँगा। एक मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि भैया आप अपनी वजूद, अपना करियर समझो। सिंह जहाँ बैठ जाता है ना वही सिंहासन हो जाता है। सिंह यानी शेर, उसको उसके लिए कोई पद प्रतिष्ठा नहीं होती। और राजा क्यों होता है, राजा अपनी ताकत से, अपने प्रभाव से होता है, वहाँ पे चुनाव वुनाव नहीं होते। तो पायल जी से मैं मिला था आगरा मथुरा हाईवे पे, फिर हम एक शो में मिले, हमने मदद की उनकी ऐसे, वहाँ पे एक शो में मिले सर्वाइवर में। फिर सिचुएशन ऐसी हुई कि भाई हम क्लोज आए, फिर मैं उनके बारे में नहीं जानता था ना, वो शायद मेरे बारे में इतना जानते थे। वो तो ठीक है उस टाइम सेलिब्रिटी थे, मैं तो उस टाइम नॉर्मल था। तो हम 11 सेलिब्रिटी थे, उस शो में गए थे एज ए सेलिब्रिटी, क्योंकि तब उस टाइम सेलिब्रिटी डिफरेंट टीवी इन सबको फॉलो करते थे। हम ये सब आए, तो मैंने पायल जी से मैंने देखा, तो भैया मेरे हिसाब से दुनिया में बहुत कम इंसान होते हैं जैसे दिखते वैसे होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ वो वैसे हैं। और मैं कहूँगा कि मुझे इससे अच्छी लड़की शायद मुश्किल मिलती। मेरी लाइफ में बहुत कुछ रहा है, ऊपर नीचे रहा है, जो एक हम तो इतने शरीफ होते थे। एक मैं, मुझे आज भी याद है, मैं को इंग्लिश सीखने गया था कहीं पे, नाम लूँगा नहीं, मैडम होती थी, एग्जाम्पल देती थी कि बेस्ट पर्सनैलिटी, बेस्ट हाइट, ये सब होता था। तो उसने बोला कि आप मुझे कभी फ़ोन कर सकते हैं, सीखोगे देखोगे। तो मैंने उसको रात को फ़ोन किया 11 बजे कि जी ये मुझे आया नहीं, लिसन ये टाइम है। मैंने कहा आपने तो बोला था मैडम कि आप फ़ोन कर सकता हूँ। बोले नहीं, मैं ठीक है मैं फ़ोन नहीं करवा, नहीं कर सकते हो। तो वो इतना ऐसे क्लोज हो गया कि भैया मैंने सोचा, मेरे एक दोस्त भेजा कि मैंने कहा यार इस लड़की की शादी करते हैं यार, फिर ऐसी बात है। तो उसने बोला कि देखो लिसन, ये है ना लड़का अच्छा है, बहुत अच्छा है, मगर ये हमारी सोसाइटी में उठने बैठने लायक नहीं है, ही इज़ नॉट वेल स्पोकन, ही इज़ ये। तो वहाँ पे मैंने ऐसी लात खाई थी। मैं सब यूथ को कहता हूँ कि भैया अपने करियर फोकस करो। अब मैं देखता हूँ ना, उसके बच्चे से लेके, उससे लेके कई साल बाद मैं फ्लाइट में मिला, ऐसे नॉर्मली वो सब है, मैं बहुत आगे बढ़ गया मैं कि भैया आप सीरियस रहो। ये प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप ये सब बहुत छोटी चीज़ है, जो ज़िंदगी आपका फोकस है ना बड़ी चीज़ है। तो वहाँ से मैंने बहुत चीज़ें सीखी। जब आपको मना किया आपका दिल टूटा? मैं कह रहा हूँ कि दिल टूटा क्या, मैं तो सोचता था कि ये मैं कई दिन में ना खाना खा रहा हूँ ना ये सब कर रहा हूँ। ये फील आपने भी किया? ये उम्र में वही होती है, ये ना खाना खा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि भैया वही देख रहे हैं, क्योंकि समझ रहे हो तो एक मिसयूज है ना आपका, मतलब आपको मिसयूज किया, या तो आपको पहले बोले कि भैया ये है, और हम इतने सीधे साधे कि भैया जिससे हमने अटैचमेंट हुई, जिससे हम बोल रहे हैं कि भैया हम शादी कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि एक पुरानी कहावत, हालांकि मैं कास्ट में जाता नहीं, कहते कि जाट साथ छोड़ देगा मैं साथ नहीं। हाँ समझ रहे हो ना। तो हम वो सोचते थे कि यार ये सब है, मगर फिर वो देखा ना, तो मैं अब यूथ को यही सलाह देता हूँ। अब कई बच्चे मिलते हैं मुझे नए नए कि वो थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, तो उनको बोलते हैं टाइम से, मैं उनको बोलता हूँ बेटा टाइम से शादी हो जाती है तो आप जितने मेरे बच्चे हो जाते। तो समझ रहे हो, अब हमारा फर्ज है कि हम समझदार हैं। दूसरे की बहन बेटी हमारी बहन बेटी है, दूसरे का पैसा उसका पैसा है। कोई औरत दिखे, लड़की दिखे, कुछ दिखे, नहीं देखो, ये मत देखो, अपॉर्चुनिटी है।
ये देखो कि भैया ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं घर पे सकुशल पहुंचाऊं या मैं उनकी मदद करूं, तो हमेशा वो रखो। तो लाइफ में फेज है, ये आता है प्यार मोहब्बत का। जैसे अब ढेर सारे प्रेमी नहीं होते हैं, वो ढेर सारी कस्में खाते हैं, नाम लिखते हैं फिर मिटाते हैं। ये कौन से पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, प्यार को रंगीन बताते हैं। तो पता टैटू बनवा लेते हैं, समझ रहे हो? सुनो तो मैं कहता हूँ कि भैया ये है ना, ये थोड़े दिन में ये चलता है, फिर थोड़े दिन बाद चला जाता है। अगर आप कामयाब हो गए तो आपकी मोहब्बत प्यार टिकेगा। आप कामयाब नहीं हुए ना, तो भैया जब कहते हैं जब जिम्मेदारी आती है ना, तो प्यार खिड़की से बाहर भाग जाता है। जब 2 पैसे की जरूरत होती है तो प्यार मोहब्बत रहता नहीं कहाँ पे क्या कुछ। और सबसे ज़्यादा डिवोर्स ये उन्हीं के होते हैं, मेला बाबू, सोना, ये सब उनके डिवोर्स ज़्यादा होते हैं। जब आप एक्चुअली मैच वो कई होते थे दोस्त, वो खाना खाया और वो खाना वाना बना के और सब कुछ करके 2 बजे सोते थे। जब आप पायल मैम से मिले उसके बाद आपने काफी साल साथ में रहे हो, डेट भी किया एक दूसरे को, जाना पहचाना, शादी के बाद कुछ चेंज आया? शादी के बाद क्या कि भैया हो टेकन फॉर गारंटीड हो जाते हैं। तो मतलब एक वो शिकार होता है, पहले भी शिकार ही रहता है एक आदमी, उसके बाद तो फिर परमानेंटली शिकार हो जाता है, पट्टा लग गया है कि भैया ये शिकार तो शिकार ही है। तो मैं ऐसे हंस रहा हूँ, चलो ठीक है। हाँ, पायल जी से मुझे बहुत फ़ायदा मिला, कपड़े क्या पहनने हो बड़े अच्छे हो गए। और पायल जी के फादर IIT कानपुर टॉपर, पायल जी गुजरात टॉपर, इंजीनियर, उनके फादर इंजीनियर। अच्छा, एजुकेशन में भी टॉप। सुनो तो उनके ब्रदर इंजीनियर, उनकी माँ टीचर। तो मुझे बोलते हैं संग्राम थोड़ा पढ़ लेते तो अच्छा हो जाता। वो जहाँ पढ़े ना वहाँ पे मैं चीफ गेस्ट बन के स्पीच देता हूँ, तो उनको बोलता हूँ कम पढ़ते तो काम चल जाता। तो पायल जी से मैंने 2 चीज़ बड़ी सीखी, बहुत चीज़ें सीखी। वर्क एथिक्स सीखा, वो जिसको हाँ बोले करेंगे। दूसरा इंग्लिश बड़ी अच्छी हो गई, क्योंकि घर में झगड़ा होता था इंग्लिश में होता था, पहले समझ में नहीं आती थी, क्योंकि 2 मिनट बाद जब गुस्सा हो इंग्लिश में आता था। फिर मैं डिक्शनरी ले लेता था, अच्छा ये शब्द फाइल का क्या मीनिंग हुआ भैया, अच्छा गाली है, अच्छा गाली होती है, अच्छा ये शब्द का मतलब ये है, दूसरे शब्द का मतलब ये है। तो आजकल इंग्लिश में स्पीच देता हूँ तो बड़ा काम आया घर वाला माहौल। अब भी मैं उनको जानबूझ के छेड़ता हूँ। क्यों छेड़ता हूँ पता क्या है? क्यों गुस्सा हो इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करे तो जो कोई शब्द होता है ना वो मेरे कान में फिर से आ जाए कि भैया कहीं पे जाना होता है कि मैं यहाँ पे इंग्लिश में अभी करता भी हूँ। भाभी जी बहुत सारी स्टोरी आपको संग्राम जी प्रमोट कर दो, ये कर दो, पता क्या क्या डालते रहते तो मतलब बच्चे की तरह, समझ रहे हो? वो है ना, कोई छिपा के रखेंगे उनको किसी ने पीटा ना तो बताएंगे आज मुझे किसी ने पीटा, वो किसी को पीटेंगे तो बताएंगे आज मैंने इसको पीटा। मतलब समझ रहे हो? तो रेयर होता है, वो सारी चीज़ बताएंगे। और हो सकता है शायद सोशल मीडिया पे जो ज़्यादा हूँ तो दिखाते हो अपना लाइफ, मगर वो तो ना बेइज्जती को भी ऐसे दिखाएंगे कि बेइज्जती हुई है। अब मेरे जैसा इंसान होगा ना कि भैया ठीक है इग्नोर कर देता हूँ। नहीं, वो वेल स्पोकन है, मैंने देखा उनको बोलते बड़े अच्छे, उनकी क्या वो अच्छे बोलते, उनके तर्क और वो बहस करने की जो एबिलिटी है। शी इज वेरी गुड एक्ट्रेस। वो अपने टैलेंट के अनुसार उन्होंने आज तक काम नहीं मिल पाया है, काम नहीं कर पाए, मगर वो एक्ट्रेस बहुत अच्छी। मैंने उनकी फिल्म देखी थी इरफान खान साहब के साथ, दिल कबड्डी, क्या कमाल का काम किया उन्होंने। तो क्या होता है कई बार क्या होता है कि हमें जो हम करते हैं उसका पे नहीं मिलता, वो बाद में मिलता है। मगर अभी बिजनेस में आए तो बोले बिजनेस करना है। एक बार क्या हुआ था कि कोई रेस्टोरेंट खोल लिया, 3 पार्टनर थे, तो 40-45 लाख रुपए नालायकों ने मेरे लगवा दिए। तो फिर दाल बनाने वाला पतीला मेरे हिस्से में आया लास्ट में, तो कुछ आया नहीं। तो पायल जी ने बोला कि मुझे फूड ट्रक जूस ट्रक स्टार्ट करने, मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा 20-25 लाख फिर चले गए। तो मैंने कहा बेसिक करो आप स्टोर लगवाओ। तो मुझे क्या पता था स्टोर ही लगवा देंगे, वो स्टोर लगवा दिया और घर में सारा सब कुछ हो गया। मैंने कहा यार ये तो बड़े जिद्दे, मानेंगे नहीं भैया। तो वहाँ से स्टार्ट किया। तो मैं चाहता हूँ कि वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने, वो सारी चीज़ करें। बहुत मेहनत करते हैं, सो 5 बजे उठ जाते हैं, मैंने देखा उनको 5 बजे उठ जाते हैं, पूरे पैदल चलते हैं, अपना सारा स्टेटस छोड़ के स्टॉल पे खड़े हो जाते। तेरी तो हम तो मतलब दूर ही रहते हैं। तो फिर मैंने देखा भैया इतना जुनून है ना, तो दुनिया कोई ताकत नहीं है कि उनको रोक सके। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने रियलिटी शो किए, बॉलीवुड किया, बहुत सारे नाम कमाया, इतना काम किया, उसके बाद भी उन्हें ये शर्म नहीं है कि मैं एक शुरुआत कर रही हूँ किसी चीज़ में। वो स्टॉल पे खड़े हो जाते थे, मतलब वो बच्चा उसके साथ में। तो क्या याद रखो, जब काम कर रहे हो ना, मैं नए बच्चों को बता रहा हूँ जो बॉलीवुड में जाते हैं, जो सक्सेस के दूर भैया काम करके खा लो, आप केले बेच लो, आप सब्जी बेच लो, आप प्याज बेच लो, वो कोई शर्म की बात नहीं। आप करके खा रहे हो, आप कोई चोरी नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे। तो मैं कह रहा हूँ पायल है ना, पायल जी देख लेना, वो इंस्पिरेशन बनेगी इन सब के लिए कि भैया वो सब कुछ करके सब कर सकते, तो आप क्यों नहीं कर सकते? नहीं, ये बहुत मतलब सीखने वाली चीज़ है। सीखने वाली चीज़ है। क्या स्टेटस, क्या स्टेटस हमारे माइंड में है। माइंड में जो काम कर रहे हैं, काम करे, कोई चोरी थोड़ी करे, किसी मांग थोड़ी रहे, अपने मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो क्या बुरा है, ये फेलियर थोड़ी है। देखो, और उनका झगड़ा होता है ना, मैं बोलता हूँ कि भैया 2 मार खा के आ जाना, किसी को हाथ में उठाना। क्यों? कोई मार जो मारेगा वो उठाएगी, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। किसी का आपने हाथ उठा दिया ना तो वो न्यूज बन जाएगी कि भैया ये डेली कोई एक लेडी है, वो उसके ऊपर एसिड पड़ा हुआ, वो बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती है वहाँ पे आसपास में। जाता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ। तो मैं उसको बोलता हूँ कि
आपको तो ये सब नहीं बोलना चाहिए, वो चुप हो जाती है, वो फीमेल को सबको देती है। तो पायल जी की स्टॉल के पास कोई था, बहस हुई उसकी, नॉर्मली बहस हो गई, तो वो ये सब उनको प्रोवोक कर रही है। आप बहुत वो किया, मैंने कहा भैया कुछ मत बोलना उनको, वो लोग समझेंगे कि भैया एक एसिड सर्वाइवर को आप खाना खाने से या ये उल्टा रोजी रोटी से मना करें, उल्टा जाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक जब आप जिम्मेदार हो जाते हो ना, जब आप सेलिब्रिटी बनते हो तो आपकी जिम्मेदारी डबल बढ़ जाती है, हर एक शब्द को हमें सोच समझ सोच समझ बोलना पड़ता है। नहीं, अमेरिका में क्या होता है, मैंने बहुत जगह पे देखा है, सुना है कि वहाँ पे फेलियर को एंजॉय किया जाता है। ये हमारे यहाँ पे कुछ करने ही नहीं देते लोग। हम भी फेलियर को एंजॉय करते हैं, नहीं, आपके आज- साथ बात करके आज तक तो फेल ही होता है। और सब भैया जिंदगी में कभी भी हिम्मत मत हारो, जहाँ पे हो लगे रहो। हम शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी हैं, मतलब तो बस लाइफ में लगे रहो, आगे बढ़ो। और हेल्थ इज रियल वेल्थ, उस पर मैं जरूर काम करो। मैं यही कहूँगा भैया आपको कि बहुत बहुत शुक्रिया, इतना मोटिवेट ना आपने मुझे कर दिया। मुझे दूसरों से मतलब जब मैं यहाँ पे पहुँचा सकता हूँ बात को, तो हमारे जितने भी व्यूअर होंगे उनको भी अच्छा लगा होगा। और आप जो सोशल काम कर रहे हैं, जिन चीज़ों में आप अंदर हैं, उनमें आपको और ग्रोथ मिले, आप वर्ल्ड वाइड अच्छे काम कर पाएँ। और यहाँ पे भारत को साफ करने में जो आपने भूमिका निभाई है, चाहे वो पीटा के लिए है, चाहे वो एंटी टबैको के लिए और है। भैया आप फिटनेस से भी जुड़िए, मैं फिट इंडिया आइकन हूँ हाँ, फिट स्पोर्ट्स इंडिया, मिनिस्ट्री के साथ। तो भैया एक बच्चा जो कभी चल नहीं सकता था, खड़ा नहीं सकता था, आज वो फिट इंडिया आइकन है। ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है उनके लिए, जो ये बोल सकते हैं आपको कि आप ज़िंदगी में खड़े हो जाओ, वही आपके लिए बहुत है। आप आज इस देश की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ जुड़े काम कर रहे हैं, तो बहुत कुछ है, आपने बहुत अचीव किया। हम तो चाहेंगे आप ऐसे ही आगे अभी बढ़ते जीरो पे खड़े हैं, अभी कुछ करना बाकी है। तो भैया सब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, दुआ दो, सब दो। थैंक यू रूबल भाई, नमस्ते। तो आपका बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत खुश हूँ, आप हमारे व्यूअर्स के लिए इतना टाइम दिया आपने। लगा ही नहीं कि हमने बात की है आपसे। मेरे ख्याल से बहुत लंबा चला गया नहीं पॉडकास्ट। बहुत लंबा चला गया भैया, अब भागना पड़ेगा, अगली मीटिंग 6 साढ़े 6 बजे थी। थैंक यू और सामने वाला करेगा, भैया। तो खाना वाना खा के जाओ। नहीं नहीं, खाना तो नहीं, अब खत्म कर दें इसको, चलो भाई पैकअप।